अपने बच्चों की डिफिकल्टी शेयर करते हैं, उससे एज ए प्रोफेशनल मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है। तो ये जो एक लेने और देने का जो सीखने का है एक दूसरे से, वो लगातार चलता रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और जिससे समाज को और अपने बच्चों को हम अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट दे सके, अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सके, ताकि वो बच्चे सीख पाए और हम आपकी तरह वो इंडिपेंडेंट बन पाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है अर्ली इंटरवेंशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये है कि 0 से 6 साल का, जब बच्चा पैदा होता है तब से ही हमें आइडिया लग जाता है कि बच्चे में किसी तरीके की कोई मुश्किल आने की तो गुंजाइश नहीं है। बिकॉज जैसे कि अगर बच्चा पैदा होता है और अगर बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो ऑक्सीजन उसके ब्रेन में जाती है और उसके अपने पार्ट्स जो है, अपना माइंड जो है एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा पैदा होने से पहले जितने भी न्यूट्रिशन और बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो माँ के गर्भावस्था में होता है। और माँ के खाने पीने में उसकी जो सोच है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो भावना है, उन सारी चीजों से अफेक्ट होती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, तो जब वो रोता है तो वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट जो सांस लेने का है, सोचने का, बढ़ने का, खाने पीने का, उसका शुरू हो जाता है। तो अगर बच्चा रोता नहीं है तो वो एक इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो हमें 2 साल तक, 3 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप उसी समय से जो है ना, अगर बच्चा रोया नहीं, डॉक्टर्स के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। कि कॉग्निटिव जो इंटरवेंशन है, जो मानसिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, सब सब संवेगों के लिए जरूरी, इमोशनल के लिए जरूरी, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हमें लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे में थोड़ा सा कमी है, उस एरिया में हम कैसे प्रारंभिक हस्तक्षेप करें, अर्ली इंटरवेंशन एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चे को विकसित कर सके, वो हमारा फोकस होना चाहिए। और 0 से 6 वर्ष की आयु जो होती है, उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी इज थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर माइंड का कोई हिस्सा काम नहीं करता है या कोई थोड़ा कम काम करता है, तो एक्टिविटीज के द्वारा उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और दूसरा हिस्सा भी जो है ना, काम करना ज्यादा शुरू कर देता है। तो इसलिए 0 से 6 साल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और बच्चों को विशेष देखभाल और शिक्षण प्रदान हम कर सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो ये हमें देखना है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को, और सिर्फ ये नहीं कि बच्चा अगर विकसित नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तभी हम करें, किसी भी नॉर्मल बच्चे के साथ भी अगर आप करेंगे तो उनका भी मानसिक शारीरिक विकास जो है ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आप कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन जो है वो हम 0 से 6 साल के बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, क्यों सपोर्ट चाहिए, एक तो उस अवस्था में ब्रेन डेवलपमेंट होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, बच्चे का दिमाग का जो विकास हो रहा है वो बहुत तेजी से होता है, तेज गति से होता है। उसी एज में बच्चा भाषा और लैंग्वेज कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, दूसरे के हाव भाव को समझना सीखता है। और अर्ली इंटरवेंशन जो थेरेपिस्ट जो होते हैं, वो जो हमारी ब्रेन की प्लास्टिसिटी है उसको यूज करके, जो हमारी फाउंडेशनल स्किल है, जो मूलभूत जो स्किल्स होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उनको हम अच्छे से सीख सकते हैं। दूसरा, जब अर्ली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनको, तो हम उन एरिया में जिसमें बच्चे को मुश्किल होती है, उसमें अगर हम बच्चे को एक्टिविटीज देंगे, इंटरवेंशन देंगे, तो वो जो है उसकी डिफिकल्टी लेवल को हम कम कर सकते हैं। हम बिल्कुल तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल वो खत्म कर दें, लेकिन उसकी जो मुश्किल अगर ज्यादा होगी बिना इंटरवेंशन के, तो उस इंटरवेंशन के साथ उस मुश्किलों को आसान कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। उनकी जो डिग्री है, सिवियरिटी है जो, वो उसको हम कर सकते हैं। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। तो अर्ली इंटरवेंशन किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, जैसे हमारी शारीरिक स्किल्स जो होती हैं, योग्यताएं होती हैं, फिजिकल स्किल्स पे फोकस करना। जैसे कि किसी चीज को पकड़ना, अब बच्चे को आप टॉय दे रहे हो, वो अपना हाथ लपक के पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है, क्रॉलिंग करना, घुटनों के बल चलता है, वॉक करना, बैठना, ड्राइंग ड्राइंग करना, पजल्स बिल्ड करना, ये सारी फिजिकल स्किल्स में आती हैं। फिर कॉग्निटिव स्किल्स, बच्चे का मानसिक विकास जो होता है, वो बच्चा सोचे, नई चीजें सीखे। कोई अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे उसकी बॉल गुम हो गई, तो वो उसको कहाँ कहाँ देखना है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, सो ये सारी कॉग्निटिव मानसिक विकास में आती है।
फिर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, बातचीत करना, बिकॉज इंसान जो है सामाजिक प्राणी है। अगर वो समाज के साथ नहीं चल पाता है, या उसका इंटरेक्शन और उसका विकास जो है कम हो जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सीखे, टॉकिंग है, बातचीत कैसे करना है, लिसन कैसे करना है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो अगर आप देखेंगे चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, उनमें ये एरिया जो है ना काफी डेफिशिएंट होता है, तो वो अपने में ही रहते हैं। अगर किसी ने पूछा मुझे बुक दो, या मुझे आपका नाम क्या है, तो वो रिपीट करेंगे आपका नाम क्या है। वो ये नहीं समझ पाते कि मुझे उस चीज का आंसर देना है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स है, टॉकिंग, लिसनिंग है, ये सारी चीजें हमें उसको सिखाना है। देन सेल्फ हेल्प और अडेप्टिव स्किल्स, जैसे अभी अनुराग जी भी दिखा रहे थे कि किस तरीके बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि हमारी एजुकेशन का, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम अपने आप आत्मनिर्भर बन पाए। राइट, आत्मनिर्भर में सबसे पहले अपना खाना पीना, नहाना धोना, जो अपनी अपनी केयर करने वाला है वो होना चाहिए। अपने के बाद फिर आता है जो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में है, हमारे घर में, उसकी हम देखभाल कर सके, फिर कम्युनिटी में आता है। तो अगर हम अपने बच्चों को अपनी देखभाल करना सिखा देते हैं, तो वो काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं या नहीं है, तो कोई भी उनको रखने में हिचकिचाता नहीं है, चाहे वो भाई भाभी है, चाहे चाचा चाची है। क्यों? क्योंकि बच्चा किसी पे बोझ नहीं है, उसकी सारी चीजें वो अपने आप कर लेता है। तो हमारा मेन फोकस जो है वो उसको अडेप्टिव स्किल्स और सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाना, ईटिंग, ड्रेसिंग, बेदिंग, क्लोथिंग, वो सारी चीजें है ना, उन सारी एक्टिविटीज पे भी हम बात करेंगे। और फिर जो अर्ली इंटरवेंशन में हम फोकस करते हैं, सोशल और इमोशनल स्किल्स। सो दीज 5 स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 महत्वपूर्ण एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, जिसमें हमें काम करना है। शारीरिक क्षमताओं पे काम करना है, मानसिक क्षमताओं पे काम करना है, बातचीत की क्षमता पे काम करना है, वो अपने आत्मनिर्भर कैसे बने उस पे काम करना है, और वो भावना और सामाजिक रूप से किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करे, बातचीत करे, उन चीजों पे काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल स्किल्स की बात करें, वो कैसे डेवलप करना है। आजकल जो है ना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम मोबाइल को जो है ना इतना ज्यादा हमारी लाइफ में वो एंटर हो गया है, कि बच्चे को हम हर चीज के लिए मोबाइल दे देते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दे दिया। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैम बिना मोबाइल चलाए तो ये खाना ही नहीं खाता। वो गलत चीज है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रेन सेल्स बच्चे की डैमेज होती है। तो हमें जितना हो सके स्क्रीन टाइम जो है लिमिटेड करना है, कम से कम करना है। और हो सके तो बिल्कुल ही कम करना है, मतलब नहीं दिखाना। जितना आप ज्यादा फिजिकल प्ले बच्चे की लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, उतना उसकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, मानसिक वृद्धि के लिए वो बहुत आवश्यक है, और उसके लिए बहुत अच्छा है। तो जितना बच्चे के साथ खेल सकते हैं, जितना बच्चे को खिला सकते हैं, उससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। आउटडोर एक्टिविटी, तो जब हम फिजिकल प्ले की बात करते हैं, तो जैसे हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसी तरीके से मानसिक दिमाग में भी मांसपेशियां होती हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, शुरू में करते हैं तो थोड़ा पेन करता है, लेकिन जब हम रेगुलर करते हैं तो वो स्ट्रांग बन जाती है। तो जब हम बच्चे को प्ले में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, हमारी इंटरेक्शन सोशल स्किल्स भी बढ़ती है, और हमारा जो बैलेंसिंग का है, फिजिकल स्किल्स जो है वो बेटर होती हैं। प्लस हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि जब हम कोई भी शारीरिक काम करते हैं, शारीरिक एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन करके एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। तो हमें हमेशा ये बोलती हूँ कि प्रकृति ने आपको अपने आप को हील करने का और अपने आप को नुकसान पहुंचाने का, दोनों का तरीका दिया है। वो आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जब बच्चा शेयर एंड केयर करता है, गिव एंड टेक सीखता है, जब बच्चा खेलता है, तो उससे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और ये एंडोर्फिन, ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं, डोज जिसको हम बोलते हैं। सो जो है सेरोटोनिन डिप्रेशन को कम करता है, डोपामिन जो है ना, और सारी एक्टिविटीज, जो नेगेटिव एक्टिविटीज है, स्किजोफ्रेनिया, वो सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बाद में होते हैं उनको कम करता है। और जो एंडोर्फिन होता है, किसी भी तरीके का आपको पेन है, दुख है, तकलीफ है, अगर आप वॉक के लिए चले जाए तो वो आसान हो जाती है। तो ये जो डोज है, डोज ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स, वो कैसे रिलीज होगी? जब आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, तो उसकी ना सिर्फ शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं,
उसकी मेंटल हेल्थ, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को एक लिमिटेड टाइम, एक टाइम डिसाइड करिए, आधे से 1 घंटा बच्चे के साथ खेलना है। छोटा बच्चा है, 3 महीने का है, 2 महीने का है, आप पेरेंट्स आते हैं, फादर आते हैं, मदर आती है, ऑफिस से आते हैं या घर में है, उसके साथ बैठिए, उसके साथ बातें करिए। वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपके इमोशंस को समझता है, राइट। तो आधे से 1 घंटा जो है उसके साथ बैठना, बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आपके ना सिर्फ शारीरिक विकास के लिए, उसकी भावनाओं के विकास के लिए भी। अभी अगर घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग मोबाइल में बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे की हाव भाव को भी नहीं समझ पाते हैं। तो वो समझने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। और बच्चे के साथ सिंपल एक्टिविटीज, अगर आप इसमें देखेंगे, पीपीटी में देखेंगे, तो इस तरीके के ब्लॉक्स आते हैं, कलरफुल ब्लॉक्स बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं। वो ब्लॉक्स के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, पहले मैं रख रहा हूँ एक बिल्डिंग, एक आप अभी रखो, एक मैं रख रहा हूँ, तो बच्चा पेशेंट सीखता है, वेट करना सीखता है, अपनी बारी के लिए वेट करता है। अच्छा, मेरी बारी, अभी मम्मी की बारी, अभी भैया की बारी। तो जितना आप इन्वॉल्व होंगे अपने फैमिली मेंबर्स में बच्चों के साथ, उतना ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। रनिंग कर सकते हैं, रोलिंग डाउन, अच्छा ऊपर से चलो नीचे भागते हैं, या कैंगरू की तरह या फ्रॉक की तरह जंप करते हैं। तो बचपन में ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज गांव में बच्चे बहुत खेलते थे, उनका विकास बहुत अच्छे से होता था। आई स्पाई करते हैं, अच्छा मैं छुपता हूँ, आप मुझे ढूंढना। तो इस तरीके के गेम्स, जितने गेम्स जो है, बबल्स जो आते हैं, अच्छा फूक मारना है, जैसे कुछ बच्चों की स्पीच में प्रॉब्लम होती है, या बच्चा अगर ड्रूल कर रहा है, बच्चे की लार टपक रही है, तो उसके लिए जैसे कैंडल रख दी, अच्छा इतनी हाँ कैंडल रखी, अब इसको फूक मार के वो करनी है। बलून्स फुलाने वाला एक्टिविटीज है, या बबल्स फुलाने वाली एक्टिविटीज है, उससे जो ओरल कैविटी जो होती है, जो माउथ के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और जो ड्रूलिंग की, जो लार टपकने की समस्या है, वो भी कम होती है। प्लस बच्चे के जो लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन में, उसमें बेटर रहता है। ऊ आ, ये वाली जो साउंड होती है, ये मसल्स जो है स्ट्रांग होते हैं, तो बेटर आपका होता है। तो जितना फिजिकल एक्टिविटी है, बॉल से खेल सकते हैं, किक बॉल, और मिट्टी में बच्चे खेलते हैं, थोड़ा सा उसको अलाउ करिए, क्योंकि वो सैंड और जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंट बच्चा करता है, तो जितना पानी, मिट्टी और बॉल गेम्स बाहर जितना बच्चा खेलेगा, उसके जो मांसपेशियां हैं, शारीरिक मांसपेशियां उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो हमारी जिंदगी में से, बच्चों की जिंदगी में से अनफॉर्चुनेट है कि गेम्स निकल गए हैं और सिर्फ मोबाइल आ गया है, वो डैमेजिंग है। तो ये हमें देखना है कि जितने से ज्यादा गेम्स बच्चा खेले। कैरम बोर्ड ले आए आप, या कैरम बोर्ड नहीं है तो जरूरी नहीं है हमें पैसे ही चाहिए, जो ढक्कन आते हैं ये ना, कैप्स, ये जो वो वाटर बॉटल होती है, इसकी कैप्स होती है, अलग अलग कलर्स की होती है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो हमें बहुत जरूरी नहीं है कि हम जब पैसा खर्च करके पजल्स लेके आए। पुराना कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, उसका कोई फोटो है, उसको कट कर लिया, उसको एक पजल बना लिया और बच्चे को दे दिया कि अच्छा इसको अपसेट करना है। तो हमें डे टू डे लाइफ में से हम उसको यूज कर सकते हैं। हमें पैसे या रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज हम थोड़ी से कम रिसोर्सेज में हम बच्चों का विकास कर सकते हैं। तो फिजिकल स्किल्स जो हैं वो बच्चों को आपको एक स्पेस क्रिएट करना। अभी क्या करते हैं, बच्चों को हम बोलते हैं अच्छा यहाँ मत खेलो, ये तोड़ोगे, ठीक है यहाँ मत खेलो, बट कहाँ खेले। तो एक स्पेस होना चाहिए, यहाँ बोले अच्छा यहाँ नहीं खेल सकते बॉल से, क्योंकि बॉल से टूटेंगी चीजें, आप ये बॉल लीजिए और बाहर जाके खेलिए। तो बच्चों को एक डेजिग्नेटेड स्पेस, एक पर्टिकुलर प्लेस जो है ना, कि अच्छा आप यहाँ खेल सकते हैं, यहाँ पे आप भाग सकते हैं, यहाँ पे आप दौड़ सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वो एक निश्चित जगह और एक निश्चित समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा हर टाइम खेले, ये भी नहीं होना चाहिए। तो जब एक निश्चित समय और निश्चित जगह और किस चीज के साथ क्या करना, वो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। बच्चा टाइम, प्लेस एंड एक्टिविटी, किस समय क्या चीज और किससे खेलना है और क्या कहाँ खेलना है, वो निश्चित अगर होता है तो बच्चा पंक्चुअल होता है, और एक स्ट्रक्चर दिमाग में बैठता है, एक ढांचा दिमाग में होता है कि अच्छा मुझे ये चीजें करनी है। तो जब मुझे ये पता होता है कि अच्छा अभी मुझे ये चीज करनी है, तो मैं ज्यादा अच्छे से बिहेव करूंगा, बजाय उसके कि मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है, अभी कब करना है या कहाँ करना है। तो वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, प्लेस एंड एक्टिविटीज, कब, कहाँ और क्या, ये तीनों डिसाइड करना है।
देन जितना फाइन मोटर डेवलपमेंट की आप एक्टिविटीज करवा सकते हैं उतना ज्यादा बेटर है। जैसे होल्डिंग, जैसे पहले हम बीडिंग करवाते थे, मोटी निडल आती है जो कि पियर्स नहीं होती या उसको चुभती नहीं है, मोटे वाले जो निडल है, प्लास्टिक का भी आता है, उससे आप स्विंग करवा सकते हो। एक मैट आता है वो आप कर सकते हो, या उसमें बच्चे का जो मोती होते हैं या बड़े बड़े, अपने साथ बैठ के ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो वो मुंह में कोई ऐसी चीज ना ले। तो एज के हिसाब से बच्चे को क्या चीज देनी है ये थोड़ा सा देख के करना है। पर वो जो मसल्स मूवमेंट्स जो होती हैं, वो जैसे गोटियां खेलते हैं हम, या कंकड़ से खेलते थे, सलेटी से खेलते थे, वो सारी फाइन मोटर एक्टिविटीज जो लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है वो हेल्प करता है। पेंटिंग है, कलरिंग है, ड्राइंग है, वो सारी चीजें आपको मदद करेंगी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। फाइन मोटर स्किल्स जो है रीडिंग राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये एक बहुत सारी रिसर्च ये शो करती है कि कम से कम आपके जो 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, उसमें 1 घंटा 60 मिनट्स बच्चे को खेलना मस्ट है। वो उसको कराना ही कराना है। उससे दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है जब हम खेलते हैं, तो आपका दिमाग, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इंक्रीज होती है। और जैसे मैंने पहले बोला कि डोज जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, उससे आपका बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बेहतर होगी, और बच्चे के साथ जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी एक भावनात्मक सुरक्षा की महसूस करने के लिए। जब बच्चा पेरेंट्स के साथ खेलता है या समय व्यतीत करता है, वो एक सुरक्षित महसूस करता है, वो एक कॉन्फिडेंस, अपने में आत्मविश्वास आता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खेलते हैं। एक प्यार की और सुरक्षा की भावना बच्चे में आती है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और उसकी जो सेल्फ इमेज है, अपने आप को देखने का नजरिया है, वो बेहतर होता है। तो बच्चे को जितना एनकरेज कर सकते हैं, जितना खेलेगा वो, उतना ज्यादा उसका विकास होगा। ना सिर्फ शारीरिक विकास होगा, बल्कि मानसिक विकास भी होता है। मानसिक और इमोशनल जो है वो विकास होता है, सोशल विकास होता है। फिर जब हम स्पेसिफिकली कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते हैं, या मानसिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है, वो किस तरीके से हम पजल्स जो होती है, पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। अब जैसे मैंने बोला कि आपको जरूरी नहीं है कि महंगी महंगी पजल्स लेके आया, कोई पुरानी मैगजीन्स ले लीजिए, कोई पुराना न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसकी कोई पिक्चर है उसको आप काट के बना सकते हैं। या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है तो घर, पुराने गांव में हम लोग मैच बॉक्स होती थी, हम लोग मैच बॉक्स इकट्ठा करके उसका टावर बनाते थे। उससे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं, उस मैच बॉक्स से बिल्डिंग टावर बना सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, उसमें छोटे छोटे बटन के साथ व्हील लगा सकते हैं। तो उस तरीके की एक्टिविटीज, हम बॉल भी जो है ना, हम लोगों के पास वो क्रिकेट की बॉल या प्लास्टिक की बॉल नहीं होती थी, हम लोग कपड़े से बॉल बनाते थे, कपड़े से डॉल बनाते थे। उससे बच्चे का क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, आप उसके साथ एंगेज भी होते हो, और बच्चा खेलने की नई नई चीजें सोचेगा। तो वो कॉग्निटिव स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें आप बच्चे के साथ बैठ के करिए। सेंसरी लर्निंग एक्टिविटीज होती है, क्योंकि जैसे हमारी 5 इम्पॉर्टेंट ये ज्ञान इंद्रियां जिसको हम बोलते हैं, ज्ञान इंद्रियां इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन इंद्रियों से, इन सेंसेस से हम अपने आसपास की चीजों के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए 5 सेंसेस जो होती हैं उसको एक्टिविटीज में, वो कैसे हैं, सैंड। अब वो जो टच करते हैं, हम लोग कितना मिट्टी में बच्चे खेलते थे। अभी कुछ 1-2 दिन पहले मैं अपने क्वार्टर्स में जा रही थी, तो वहां पे जो घर बनता है ना, जो रेती होती है, अब रेती कितनी वो होती है, खुरदरी होती है, और वो लगती है, और गर्मी में एक 1 साल की बच्ची अपना, उसको कोई मतलब नहीं है, 45 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है, और वो आराम से उस रेती में जो है ना, इतना खुश होके वो खेल रही थी कि, और हमें लग रहा था हाँ बहुत मिट्टी है, बहुत गर्मी है, और इतनी मिट्टी है, इसको चुभेगी, इसको दाने निकलाएंगे। मैं उस बच्चे को वहां खड़े होकर काफी देर तक ऑब्जर्व करती रही, और उसको, बच्चे को जो खुशी मिल रही थी, उसको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ये सिर्फ हम बड़े लोग सोचते हैं, अरे नहीं इससे दोनों नुकसान होगा बच्चा, लेकिन अगर बच्चा उस चीज को एंजॉय कर रहा है, जैसे मिट्टी से वो खेल रही थी, तो वो उसकी सेंसरी उसमें जाएगा कि अच्छा ये रफ है, ये सॉफ्ट है ना। वो जो आपका जो ज्ञानेंद्री जो है, टच वाली जो है, वो डेवलप खुद से होती है। तो सैंड में खेल सकते हैं, पहले बच्चे खूब मिट्टी में खेलते थे, लेकिन आजकल हम ज्यादा पेरेंट्स जो है ना, कि नहीं नहीं मिट्टी में नहीं खेलना, मिट्टी में क्योंकि
कीटाणु कुछ शरीर में जो हमारे होते हैं वो भी जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। बहुत ज्यादा अगर आप सेफ उसमें रहोगे तो थोड़ा सा भी बाहर आप इन्फेक्शन में एक्सपोजर होगे, आपकी बॉडी जो है ना उसको डील नहीं कर पाती है। तो थोड़े से जर्म्स कीटाणु हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। और अगर आप देखेंगे जो वैक्सीन हम लेते हैं वो भी वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन में भी वही जो डेड जो वायरसेस और जर्म्स होते हैं वो डालते हैं, ताकि बॉडी में धीरे धीरे वो जो है ना इम्यूनिटी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको सोचना है, बच्चे को खिलाना है पानी में, मिट्टी में, जो मिट्टी के जो क्ले आती है, क्ले के साथ आप खेल सकते हैं। और डिफरेंट सेंसरी एक्सपीरियंसेस बच्चे को देने हैं, सॉफ्ट देना है, हार्ड देना है। तो जिससे बच्चे को ये आइडिया रहे माइंड में, आवाजें डिफरेंट आपने सुननी है। पहले कितने गाने और कितने भजन और वो सब पुरानी नानी दादियां गाती रहती थी, बच्चों को उससे स्किल्स, सोशल स्किल्स भी मिलती थी, बच्चों को कनेक्शन भी होता था, गाने भी आते थे तो म्यूजिक का भी एहसास होता था। तो वो सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज बच्चे के साथ करिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रोफाउंड बच्चे आते हैं जो जिसकी दिव्यांगता जो है ना 100% होती है, 90% होती है, तो वो बोलते हैं मैम इनको समझ तो आएगा नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉग्निशन कम है, लेकिन जो लिम्बिक सिस्टम होता है, जो इमोशंस होते हैं वो तो समझ नहीं है, फिर भी इमोशंस, भाव वो समझ पाएंगे। अगर आप उसको प्यार से टच करते हो तो वो भाव बच्चे के दिमाग में जरूर जाएगा। वो समझ नहीं है, समझ और भाव जो है ना वो दोनों अलग एरिया, आपके जो दिमाग है उसके अलग अलग एरिया में प्रोसेस होते हैं। तो उससे अगर समझ कम है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो भाव भी नहीं समझ रहा। तो जब भी आप उससे इंटरेक्ट करें, एक मदर आई हमारे अर्ली इंटरवेंशन में, और मैंने उसको देखा, बच्चा जो था करीब 10-12 साल का था और प्रोफाउंड था, और उसको गोदी में ही रखा था, और वो उसकी मदर की स्माइल इतनी खूबसूरत थी। मैंने बोला कि भाई इतनी आप मुश्किलें आप झेलते हो, इतना मुश्किलों के साथ आप बच्चे को कैरी करते हो, क्योंकि बड़ा हो रहा है तो उसको उठाना उसके लिए काफी मुश्किल रहता है, फिर भी आपके चेहरे पे जो स्माइल है। तो उन्होंने बोला मैम किसी डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे का विकास ज्यादा अच्छा है, तब से मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो कितनी खूबसूरत चीज लगी कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि मेरे बच्चे का विकास ज्यादा अच्छे से रहे। क्योंकि टच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप उसको दूध पिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, छोटे बच्चों को उसको गोदी में बिठा के खिलाइए। ये नहीं कि उधर बैठा है और आप मोबाइल में लगे हुए और दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। रीडिंग, रीडिंग हैबिट जो है ना, बच्चा 1-2 साल में ही समझना शुरू कर देता है, उसको फैसिनेशन होती है, उसको इंटरेस्ट आता है किताबों से देखने में। तो रात को ये एक एक्टिविटी बना लीजिए कि सोने से पहले मोबाइल को रखेंगे साइड में और एक किताब ले लीजिए, उसमें से कोई भी एक स्टोरी रीड करेंगे बच्चों को। 1 साल का बच्चा भी समझता है, 2 साल का भी समझता है। तो बच्चे अगर हैं तो रात को डेली अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ बैठिए और एक डेली स्टोरी पढ़िए। अच्छा ये स्टोरी है, इस स्टोरी में और क्या हो सकता था, अगर आप इस स्टोरी में हीरो हो, आपका ये नाम है, तो आप अपना दूसरा नाम क्या रखना चाहेंगे, ऑल्टरनेटिव क्या होगा, एंड और क्या हो सकता है। अगर आपको मौका मिले तो इसको किस तरीके से दोबारा लिख सकते हैं। नॉर्मल किसी भी बच्चे के साथ ये ना एक्टिविटी एज के हिसाब से आप कर सकते हैं। वो नाम अपने हिसाब से रखेगा, उसको खुशी मिलेगी, उसको लगेगा ये मेरी स्टोरी है, उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसका कॉग्निशन उसका डेवलप होगा, रीडिंग हैबिट उसको डेवलप होगी। और ये छोटी छोटी चीजें जो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। एंड देन आर्ट एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अगर आप, जैसे हम सब स्कूल्स गए हैं, स्कूल्स में अगर हम देखें तो फिजिकल गेम्स पीरियड भी होता था, म्यूजिक का भी पीरियड होता था, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी पीरियड होता था। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, रादर ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके विकास के लिए। तो आर्ट एक्टिविटीज को इमोशनल हीलिंग करती है ना। जब बच्चा कोई पेंटिंग बनाता है तो वो अपने भाव व्यक्त करता है उसमें। तो जितना आप वो आर्ट एक्टिविटीज करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे, बनाएंगे, क्रिएटिव होगा, प्लस इमोशनल स्किल्स उसमें डेवलप होंगी। तो ये कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप कर सकते हैं। सॉरी। राइट, तो देन आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चा शुरू से ही, जब बच्चा 3 महीने का होता है, जब वो सोशल स्माइल देना शुरू करता है, जब वो अपने को पहचान के एक स्माइल करना शुरू करता है। स्माइल क्या है?
एक बातचीत करने का तरीका। जब आप किसी जानने वाले की तरफ देख के स्माइल करते हैं तो आप उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मैंने आपको पहचान लिया, इसलिए मैं आपको स्माइल दे रहा हूँ। तो स्माइल करना, क्राई करना। अगर बच्चे को कोई जरूरत है, नीड है कोई, तो वो क्या करेगा? या तो वो रोएगा, है ना। भूख में अलग उसकी रोना होता है उसका। उसको अगर पॉटी सुस हुआ है तो अलग उसका रोना होता है, तो रोना, स्माइल करना, ये भी बातचीत करने के तरीके होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे कैसे आप बच्चे को सिखा सकते हैं? स्टोरी टेलिंग है, जितनी स्टोरीज आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे। रोल प्ले करना, अच्छा अभी आप ना पापा बन गए, अभी पापा ऑफिस से घर आ रहे हैं तो कैसे करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो रोल प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे जैसे मोबाइल उठा लेते हैं और अपने आप ही बात करते हैं, हाँ किससे बात कर रहे हो? हाँ मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ, अच्छा मम्मी आएंगी। तो इस तरीके की जो है वो आपके बातचीत करने के उसको कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है। सिंगिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पपेट शो है, पपेट जो ना हाथ में लेके आप कोई भी एक टॉय ले सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपने बच्चों को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, छोटे बच्चे खिलौनों के साथ बातचीत करते रहते हैं। तो वो बातचीत करना, उनको एनकरेज करना इम्पोर्टेंट है। अगेन बिल्डिंग ब्लॉक्स करना हो कि ये आपने क्या बनाया, ये कैसे बनाया। तो जितने आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे उनके साथ, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करना भी सिखाइए बच्चों को। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं क्लैरिटी आती है। तो जब बच्चा आप उसको बोलेंगे आपको ये बना के कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, उसको समझ आएगा। अच्छा इमोशन, इमोशन में सैड है या हैप्पी है, वो पिक्चर्स आप बना सकते हैं। अच्छा जब आप अगर बातचीत नहीं कर पा रहा है बच्चा, वर्बल नहीं है, तो पिक्चर्स बना दी। अभी उससे क्वेश्चन पूछो, अभी ये बना के ये खेलने के बाद आपको कैसा लगा। तो वो सारी पिक्चर्स को देखेगा, फिर वो देखेगा अच्छा स्माइल है या सैड है या नॉट हैप्पी है। तो उसको इमोशन समझ आएंगे। तो इस तरीके के पिक्चर्स भी आप लगा सकते हैं। फिर जो शराट्स होते हैं, जो लोकगीत जो होते हैं, वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज जो होती हैं। अच्छा भैया को अभी जाओ ये बोल के आओ, भैया अभी खाना खा लीजिए। तो अगर आप घर में हैं, इकट्ठे हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के लिए काम करना, शेयर करना, वो सारे मेमोरी गेम्स जो है लिसनिंग स्किल्स के लिए, उसको दिखाइए अच्छा ये चार चीजें मैंने रखी हैं, अभी मैं इसको कप के नीचे रख देता हूँ, अभी बताना पहली जगह क्या रखा था, दूसरी जगह क्या रखा था। उससे कॉग्निशन भी बढ़ेगा, बातचीत का भी उसको वो मिलेगा, और लिसनिंग स्किल्स भी उसके डेवलप होती हैं। तो अगर स्कूल में बचा जाता है, डिबेट में, लीडरशिप एक्टिविटीज में जितना बातचीत करेंगे। अभी देखा गया है कि ये ऑटिज्म में स्पेशली बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो मदर्स होती हैं, या तो वर्किंग है या उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम है। न्यूक्लियर फैमिली में भी चिल्ड्रन विद ऑटिज्म ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना बातचीत करने का, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का अवसर ही नहीं मिल रहा उनको, है ना। तो वो अवसर उनके लिए पैदा करने हैं जिससे वो बातचीत कर सके, सोशलाइजेशन कर सके। तो ये सारी एक्टिविटीज आप कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। फिर आती है सेल्फ हेल्प स्किल्स। जैसे अनुराग जी भी बता रहे थे, बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, है ना। अडाप्ट कैसे करना है हम लोगों को, खाना सबसे पहले, खाना कैसे खाना है, ड्रेस कैसे करना है ना। बच्चे को सारा काम आप मत करिए, आप उसको साथ में मिलके, उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉम्प्ट। अगर बच्चा खुद नहीं कर पाता फिजिकल, उसको कुछ डिसेबिलिटी है, तो आप उठिए, उसके हाथ पकड़िए, अच्छा बेटा अभी हाथ ऐसे करेंगे और ऐसे धोएंगे, तो थोड़ा सपोर्ट के साथ। लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं आप बैठे रहो मैं ही करता हूँ, सो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। बच्चे में गिल्ट फीलिंग भी आएगी क्योंकि उसने इनिशिएट किया, उसने शुरुआत की, लेकिन उससे हुआ नहीं और आपने उसको स्नब कर दिया, आपने उसको बोला नहीं नहीं तुम रहने दो मैं करता हूँ। तो बच्चा आगे से कभी ट्राई भी नहीं करेगा और उसमें लर्नेड हेल्पलेसनेस आएगी। वो सीख जाएगा कि काम नहीं करना, और अपनी दिव्यांगता को, अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको एक एक्सक्यूज की तरह यूज करेगा। कोई भी डिसेबिलिटी जो है, आप उसको एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं करना। ठीक है, ये डिसेबिलिटी है, इस डिसेबिलिटी के, दिव्यांगता के होने के बावजूद लेट मी सी कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो वो आप हमेशा एज ए पेरेंट और एज ए बच्चा भी हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की दिव्यांगता को दिमाग में एक एक्सक्यूज की तरह उसको यूज ना करें, बल्कि उसको एक स्ट्रेंथ की तरह यूज करें। इसके होने के बावजूद मैं क्या करूं, या इसके, मेरे बच्चे को ये होने के बावजूद क्या क्या कर सकता है, उस पे फोकस होना चाहिए। ब्रशिंग है ना, डेली। अच्छा बजाय ये बोलने की जाओ तुम ब्रश करो, बच्चा नहीं सुनेगा, अच्छा चलो दोनों ब्रश करते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने समय से
क्योंकि बच्चे आपके हैं, है ना। आप अपनी मर्जी से उनको लेके आए, वो वेट नहीं कर रहे थे कि अरे मम्मी पापा मुझे लेके आओ। आपने अपनी खुशी के लिए, अपना परिवार बढ़ाने के लिए उनको इस जिंदगी में लेके आए हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से उन बच्चों के लिए समय निकालें। और अभी अगर समय नहीं निकालेंगे तो बाद में उनको भी मुश्किल आएगी और आपको भी मुश्किल आएगी। तो समय 1 से 2 घंटा अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों को लिए निकालिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ बातचीत करिए, उनकी सुनिए। तो जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं या नहा रहे हैं तो उसको पहले करने दीजिए, अच्छा आप साबुन लगाओ, अच्छे से नहीं करेगा कोई बात नहीं, फिर बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन उसको अलाउ करिए, अपने आप वो करे। बटनिंग बटनिंग सिखाना है, शू लेस सिखाना है। अगर बच्चा मॉडरेट या सीवियर डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, नहीं कर पा रहा है, तो वेलक्रो आप लगा दीजिए, मॉडिफाई कर सकते हैं उसकी चीजों को, पर वो खुद करे। ये आपका फोकस होना चाहिए। अभी आप पिक्चर में देखेंगे बच्चे छोटे होते हैं वो ट्राई करते हैं, नहीं आप पे करूंगा, आप पे खाऊंगा, वो इधर उधर फैलाएगा, कोई बात नहीं उसको करने दीजिए, फैलाएगा ठीक है, लेकिन उसके बाद साफ कर दीजिए। आपका थोड़ा सा एक बार काम बढ़ेगा, लेकिन बच्चे को आप इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर सिखा रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। तो ये सेल्फ हेल्प स्किल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो हमें सिखानी है। एंड कई बार पेरेंट्स आते हैं पूछते हैं कि मैम इसको पढ़ाई, अब मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई के लिए आपको स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। कई बार बच्चे एडमिशन नहीं लेते तो आप किचन में काम कर रहे हैं ना, बच्चे को बोले अच्छा बेटा चलो फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज खोला, हाथ अगर फिजिकली नहीं कर पा रहा उसके साथ जाइए, हाथ खोले, अच्छा फ्रिज खोला, अभी इसमें से टमाटर लेते हैं, टमाटर कैसे रंग का है, रेड कलर का है, तो आपने एक तो वेजिटेबल का नाम सिखाया टोमेटो, उसका कलर सिखाया, देन उसको टच करके सिखाया कि सॉफ्ट है या स्मूथ है, उसका कैसा है। अच्छा अभी 4 निकाले आपने, 2 मम्मी को दे दो और 2 वापस रख के आओ। तो गन जमा भी सिखा दिया, काउंटिंग भी आपने सिखा दी, आपने एडिशन भी सिखा दिया, 2 + 2 4 हो गए। अभी इसमें से 2 निकाल के रख के आओ, कितने बचे मम्मी के पास, 2 बचे, तो आपने सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया। अच्छा पटेटो लेके आओ, पटेटो कैसे हैं उनको मिक्स कर दिया, भिंडी को और मिर्ची को, हरी मिर्ची को मिक्स कर दिया, अच्छा इसमें से ये भिंडी अलग करो, ये मिर्ची अलग करो, वो सॉर्टिंग करना सिखा दिया, नाम बनाना सिखा दिया, करना सिखा दिया। वो आप, और उसको ये है कि अच्छा इससे ये खाना बनता है, इसमें ये मिक्स कर सकते हैं। तो आप अब बच्चे को जो भी एक्टिविटी करें, कपड़े अगर आप धो रहे हैं, बच्चे पानी के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं पानी के साथ भी, क्योंकि वो जो फोर्स और फ्लो आता है उससे बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो जब आप कपड़े धो रहे हैं, अच्छा मैं साबुन लगाती हूँ, आप भी देखो साबुन लगाओ, साबुन कैसा होता है वो उसके टच से महसूस करेगा। फिर उसको धोएंगे, पानी में डालेंगे, चलो बाहर डाल के आते हैं, बाहर डाल के आए। पर आपको इनिशियली उसके साथ इन्वॉल्व करना है। आप ये बोलोगे कि अब जाके ये काम करो, वो नहीं करेगा, उसको लगेगा अरे मुझसे सारे काम करवा रहे हैं, है ना। तो इनिशियली आप इन्वॉल्व होंगे तो बच्चा करेगा। पानी में अच्छा बाहर डाल के आए, अब इसको फोल्ड करना सीखेंगे, फोल्ड करेंगे, अब इसको तह करना सीखेंगे, तह करना। तो आप सारी एक्टिविटीज हम जो भी कर रहे हैं, हम पीएचडी करके भी ये सारी एक्टिविटीज घर में तो करते ही है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज अगर बच्चा कर रहा है तो वो किसी पे बोझ नहीं बनेगा, कोई भी उसको अपने साथ रख लेगा, क्यों, क्योंकि वो अपना काम सारा कर लेता है, राइट। तो वो सारी एडेप्टिव स्किल्स आपको सिखानी है। एंड लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में रहने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, वो सोशल एंड इमोशनल स्किल, सामाजिक और भावनात्मक जो क्षमता होती है वो हमें सक्सेसफुल बनाती है। सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स सक्सेसफुल नहीं बनाती। हम में कितना आईक्यू है, बहुत सारे हैं जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, लेकिन बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सामाजिक और भावनात्मक जो स्किल्स होती है, क्षमता है, वो जरूर अच्छी होती है। तो वो कैसे आएगी, खेलने से, खेलने में अच्छा मुझे वेट करना है, पहले हम खेलते थे, अच्छा मेरे पास बैट नहीं है, तेरे पास बॉल है, और मेरे पास बैट है या मेरे पास बॉल है, तो अच्छा पहले तू ये करेगा, फिर नेगोशिएशन सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, वेट करना सीखते हैं, टर्न टेकिंग सीखते हैं, अच्छा पहले तुम करो फिर मैं करूंगा, है ना। तो बच्चा पेशेंस सीखता है, इंटरेक्ट करना सीखता है। तो सोशल एंड सामाजिक जो स्किल्स जो होती हैं आपकी, इमोशनल स्किल्स, टर्न टेकिंग है, अच्छा बॉल आपने फेंकी, अच्छा मैं फेंकता हूँ, अभी आप मुझे दो, है ना, अभी भैया को दो। इस तरीके से आप टर्न टेकिंग गेम खेल सकते हैं, नेम गेम खेल सकते हैं, चेन बनाना है, अच्छा अभी 4 लोग हैं, अभी पहले मैं नाम अपना बोलूंगा, फिर मेरे में आप ऐड करना, फिर वो करना, तो उससे मेमोरी भी बढ़ेगी
नेम भी सीखेंगे बच्चे, अगर पार्क में गए तो फ्रेंड्स बनना सीखेंगे। रिदम के साथ कोई गाना आपने, कोई कविता आपने, कोई पोम आपने उसके साथ कही जो है, तो इमोशंस, डिफरेंट इमोशंस के पिक्चर्स बना के आप, अच्छा इसमें ये क्या कर रहा था, ये रो रहा था, ये दुखी था, ये क्यों दुखी था, जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उससे पूछिए, अच्छा इसमें ये सारे लोग थे, इन्होंने क्या क्या किया, कौन खुश था, कौन दुखी था, कौन इरिटेटेड था, कौन गुस्से में था, कौन सा कैरेक्टर क्यों गुस्से में था। तो जब आप ये सारी चीजें करते हैं, बच्चों के साथ समय बिताते हैं, तो सामाजिक और इमोशनल स्किल्स जो होती हैं वो बच्चे को आप सिखा पाते हो। तो जैसे अगर आप पिक्चर्स में देखेंगे तो ये इमोशन है, आई फील सैड, व्हाट डू आई नीड टू यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं दुखी हूँ इसलिए दुखी हूँ, आप मम्मी के पास जाके बात कर सकते हो, या भैया के साथ जाके बात कर सकते हो। तो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करना है वो आप सिखा सकते हो। पपेट पपेट बच्चों के साथ खेलेंगे, अच्छा अभी ये पपेट क्या बोल रही है, कैसा महसूस कर रही है, वो कर सकते हैं, है ना। जब ये आप पजल्स खेल रहे हैं या टावर बिल्डिंग खेल रहे हैं, अच्छा एक आप रखेंगे, एक भैया रखेगा, है ना, एक आप रखेंगे, तो सिबलिंग्स में भी एक अच्छी बॉन्डिंग आती है ना, राइवलरी कम होती है जब हम एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं। तो इस तरीके के गेम्स जो हैं आप खेल सकते हैं। कुछ और मैं आपको गेम्स दिखाती हूँ जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, उनके सोशलाइजेशन और उनके कम्युनिकेशन को इंटरेक्ट बढ़ाने के लिए। तो जैसे पहले भी बात किया कि जितना आप खेलेंगे बच्चों के साथ, जितना आप स्पेस शेयर करेंगे, जितना आप स्टोरीज उनको पढ़ के बताएंगे, जितना, जब भी आप बात करेंगे, ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जब भी आप बात करेंगे उनकी आंखों में आंखें डाल बात करके, आई कांटेक्ट के साथ बात करके, आप किचन में काम कर रहे हैं, अच्छा बेटा वो ले आइए, आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, है ना। तो आई कांटेक्ट उनको सिखाइए, उनको जेस्चर सिखाइए, है ना, इसका मतलब क्या है ना, टच का मतलब क्या होता है, हार्ड टच का मतलब क्या होता है, क्योंकि बैड टच, गुड टच, वो भी सिखाना अपने बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हम पीकबू जब बचपन में होते हैं, ऐसे ऐसे करके कपड़ा से मुंह ढक के कहते जा, ऐसे सिखाते हैं, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए। तो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वो रोएगा नहीं, वो परेशान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं स्कूल आने के बाद अगर घर पे आऊंगा तो भी मेरे मम्मी पापा रहेंगे। तो पीकबू जो हम करते हैं, जो वो जा जा करके खेलते हैं बच्चों को ऐसे कवर करके, तो उससे बच्चों में ये आती है कि चीज मेरे सामने नहीं है तो भी वहां पे स्टे कर रही है, वो ऐसा नहीं है कि चीज नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि वो नहीं दिख रही तो वो गायब हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो गेम्स जो हम खेलते हैं, उससे बच्चों के कम्युनिकेशन में इम्प्रूव होता है। ब्लो करना जो है, कैंडल ब्लो करना, बलून्स ब्लो करना, बबल्स ब्लो करना, वो सारी चीजें जो है ना आपकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसेस वगैरह, हाउस हाउस खेलना, एनिमल्स खेलना, शेप्स, डिफरेंट शेप्स लेके आप गए, आप या डॉक्टर्स का सेट आता है वो आप लेके खेल सकते हो, एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो, है ना, इस तरीके की शेप्स आप कर सकते हो, है ना। स्टार्टिंग बच्चा जो है पहले स्क्रिबलिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्क्रिबलिंग से शुरू करता है, स्टैंडिंग लाइन, फिर लाइंग लाइन जो होता है, फिर जो सर्कल है, फिर क्रॉस बच्चा सीखता है, तो मैच द शेप, अच्छा ये शेप, ऐसी शेप और कहाँ है, और कलर्स कहाँ है, नेम द शेप, इस तरीके से सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हो। चना राजमा मिक्स कर दिया, अभी उसको सॉर्ट करो, तो अटेंशन आप बिल्डअप करते हो, राइट, उसकी फाइन मोटर मूवमेंट्स उसकी बिल्डअप करते हो। दाल मिक्स कर दी, उस दाल को ये अलग करेंगे, पेस्टिंग है, और पेपर टेयरिंग है, बच्चे को पेपर फाड़ने क्या आता है, तो है ना, उसको एक छोटा कलरफुल पेपर, अच्छा इसको हम टेयर करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, फिर उसको एक शेप बना दीजिए किसी भी लॉइन की, एप्पल की, किसी भी चीज की, और उसको अच्छा आप इसको पेस्ट करेंगे, तो ये फाइन मोटर वाला है, और उसकी जो बिहेवियरल इश्यूज है वो आपने गाइड कर दिया एक स्किल डेवलपमेंट में। तो सॉर्टिंग है, नेम है, शेप्स है, इस तरीके की चीजें आप सिखा सकते हो। जब बच्चा ये बिल्ड करता है ब्लॉक्स, फाइन मोटर मूवमेंट्स उसके डेवलप होते हैं। तो इस तरीके के कुछ आप पजल्स वगैरह आप रख सकते हो, घर में रख सकते हो, मैचिंग कर सकते हो आप, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अच्छा चाबी और किधर है, आपने एक कट आउट कर लिया उसका, पेपर का काट लिया, और फिर वो चीज, अच्छा दूसरा जो पेपर पे उस पे रख रखे, अच्छा ये चाबी है, ये कहाँ रखोगे, यहाँ पे, ये प्लेट है, प्लेट कहाँ रखोगे, प्लेट पे, कब कहाँ है, कब पे। सो मैचिंग एंड सॉर्टिंग बच्चे को जो है ना वो आ जाएगी, तो उसको आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहेगी। तो मैचिंग गेम्स हो सकते हैं,
पोस्टिंग गेम्स हो सकते हैं, ये इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज आप घर में ही करवा सकते हैं, है ना। ये जो वुडन ब्लॉक्स आते हैं, ये पजल्स आते हैं, पजल्स जैसे मैंने बताया कि आप न्यूज़पेपर में से भी आप काट सकते हो, है ना, अलग अलग पीसेस। अच्छा ये डॉग है, डॉग किस तरीके का होता है, कान किधर आएगा, पूंछ किधर आएगी। तो कॉग्निटिव स्किल्स उसमें बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। इस तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बना सकते हो, ब्रिक्स बना सकते हो, है ना। थ्रेड्स आते हैं, या जैसे क्ले में एक आपने डंडी रख दी, ठीक है, अब उसमें वो डालेगा, बटन डालेगा, या उस तरीके के जो होल डालेगा। या जब हम होली पे खेलते थे तो वो होली पे वो ऐसे माला आती है ना, उसकी बनाते, छोटे छोटे बिस्किट डाल के बनाते हैं, और जब जाते हैं उसमें वो खाते रहते हैं। तो वो पिरोना, और बच्चा खुद पिरोए उसको, है ना। और जब कुछ अच्छा काम करे तो आपको ये मिलेगी, तो वो उसको खा भी सकता है बाद में, तो वो उसको रीइंफोर्समेंट की तरह भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको बेसिकली क्या है, क्रिएटिव होना है। जितना आप बच्चे के साथ खेलेंगे आपका दिमाग भी क्रिएटिव होगा, और आप सोचेंगे अच्छा ये और चीज मैं उसके साथ कर सकते हैं। सो थ्रेडिंग वगैरह है, बहुत अच्छा ये बच्चे खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। मेमोरी गेम्स जो होते हैं, जैसे डिफरेंट कप्स ले लिए, डिफरेंट चीजें ले ली, उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए, अच्छा इसमें आप ही पहले दिखाओ, आप ये चीज रखी है अभी, अच्छा देखो पहले क्या है फिर क्या है, अब मैं कवर कर दूं, अब बताओ पहली जगह क्या रखा था। तो उस तरीके के गेम्स खेलेंगे तो उससे बच्चे की मेमोरी जो होती है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। सॉन्ग्स, रिदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम उसकी रिदम म्यूजिक निकाल देते हैं, और एजुकेशन जो है ना मुश्किल कर देते हैं। तो जितना रिदम के साथ बच्चा खेलेगा, राइमिंग के साथ, उतना वो उसका माइंड डेवलप होगा, है ना। म्यूजिक बहुत इंजॉय बच्चे करते हैं हमारे, स्पेशली हमारे बच्चे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दे लव म्यूजिक। तो आधा एक घंटा म्यूजिक के साथ उनको डांस करा रहे हैं या म्यूजिक के साथ। बट ये देखना है कि अगर कोई बच्चा फिट्स आता है, किसी को अगर सीजर्स आते हैं, फिट्स आते हैं, और अगर साउंड से वो बढ़ता है, तो आपको लाउड म्यूजिक नहीं इंट्रोड्यूस करना, क्लासिकल म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक जो है। और म्यूजिक रिसर्च ये शो करती है बहुत इफेक्टिव होता है बच्चे को काम डाउन करने के लिए। बट किस कोई नहीं तरह होती म्यूजिक प्ले करते हैं वो आपको देखना है। है। बस, तो मेरे को लग रहा है उसकी वजह से तो हमने कल से वो काम बंद किया। तो ये चीज मुझे भी कहा था जी। है ना। तो म्यूजिकल गेम्स होते हैं, या म्यूजिकल चेयर्स होती हैं, उसमें भी वेट करना, अटेंशन करना, कितना चीजें, अच्छा मैं ये म्यूजिक प्ले करूंगा, इस वाली साउंड पे आपको है ना। तो एकदम से कुछ एक्टिविटी बच्चा कर रहा है और एकदम से उसको रुकना है, तो उसको कंट्रोल अपने इमोशंस पे, अपने हाव भाव पे आपको फ्रीज होना है ना। फ्रीजिंग वाली स्टैचू वाला गेम खेलते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज बच्चे को पेशेंस हाँ, सिखाता ये है, तो अपने बहुत सही। भावनाओं को, इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। तो ये म्यूजिकल गेम्स आप फिर खेल सकते हैं। हर दो लिप तीन दिन सिंक से गेम खेल सकते हैं, दो डिफरेंट साउंड्स आप जैसे आपने कप में जो है या बॉटल में जो है आपने कंकड़ डाले वो बजाए, ठीक है। बॉटल में आपने दाल डाल दी छोटी थोड़ी सी, वो बजाए, है ना। बॉटल में आपने कुछ ये जो घुंघरू टाइप के होते वो डाले और वो बजा के देखा, अच्छा कौन सी साउंड है। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। तो जब बच्चा बोलना सीखता है, क ख में फर्क, ख और ग में फर्क आता है, तो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन बच्चा कर पा रहा नहीं, तो ये ऐसे साउंड से, गेम से जो आप सिखा सकते हो, तो बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा ख और ग में, ग और घ में, क्योंकि ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन अच्छा है। तो इस तरीके के गेम्स आप उनको खिला सकते हो जिससे बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। अपना कार्टून कोई बना सकते हैं, कार्टन्स, प्लास्टिक जार्स यूज कर सकते हैं। अब हम वो खेलते हैं ना, ऐसे बॉल से ऐसे करना, हिट करना। तो जरूरी नहीं हमारे पास वो पूरा अच्छा वाला गेम हो, हम बॉटल्स ले सकते हैं प्लास्टिक के, और उसको हम ऐसे हिट करेंगे, अच्छा बॉल से हिट किया, कितने कितने गिरे, वो वाला गेम्स खेल सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट ये चीजें डाल के वो जो डिफरेंट साउंड्स आती है वो हम वो कर सकते हैं, है ना। इस तरीके के फिजिकल गेम्स हम, बॉल को बैलेंस करना, बॉल को देना, बॉल को होल्ड करना, बाउंस करवाना उसको, वो सारी एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। डिफरेंट स्मॉल बॉल गेम्स होती हैं जो टेक्सचर होता है स्ट्रेस में, है ना, डिफरेंट टेक्सचर से, और ये मसल मूवमेंट्स अगेन स्ट्रेंथन होंगी, इस तरीके की बॉल आप यूज कर सकते हो। इस तरीके के छोटे छोटे, जैसे 3-4 साल का बच्चा होता है तो ये छोटे वाले पेपर बॉल्स आती हैं वो यूज कर सकते हो। लार्ज हुप्स यूज कर सकते हो, या ग्राउंड में जब हम वो वैसे जमीन पे ऐसे स्क्वायर करके ऐसे जंप करके भी करते थे, वो भी गेम खेल सकते हो।
अगर आप देखेंगे ये ना, ये इसमें बच्चा जंप करना, उसको अंदर ही लाइन के अंदर रहना, या उस पे वॉक करना बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली सीपी वाले बच्चे, सेरेब्रल पॉल्सी वाले जिनको बैलेंसिंग का इश्यू रहता है, इस तरीके की आप एक्टिविटीज करा सकते हैं। जंपिंग ट्रेम्पलिन जो है, क्योंकि हमारे जो बच्चे ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं जो उनको सेंसरी इश्यूज होता है, तो ये ट्रेम्पोलिन आप छोटा सा रख सकते हैं, या जो एक छोटा सा मैट्रेस आते हैं वो भी बहुत जो है ना जंपिंग वाला जो नीड होती है उसमें आप कर सकते हो, है ना, प्रॉपर प्लेस। तो हर जगह वो नहीं करेंगे। ऐसे बॉक्स यूज करके आप टनल बना सकते हो, उसका हाउस बना सकते हो, उसका बोट बना सकते हो। आपने कोई फ्रिज लिया पुराना गत्ता जो यूज है, तो आपको क्रिएटिव होना है कि किस तरीके से मुझे एंगेज करना है। अभी क्या करते हैं हम, अपना टाइम सेव करने के लिए, एनर्जी सेव करने के लिए सीधा मोबाइल दे देते हैं बच्चे को, कुछ नहीं करना मोबाइल। लेकिन आप ये समझिए कि मोबाइल बच्चे के ब्रेन सेल्स डैमेज करता है, उसकी जो भी सोशल स्किल्स हैं, फिजिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल इमोशनल स्किल्स, सबको डैमेज करता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना फिजिकल गेम बच्चा खेलेगा उतना उसका विकास होगा। और जितना अर्ली इंटरवेंशन में, तो पहले 6 साल तो बच्चों को बिल्कुल एक्सपोजर मत दीजिए आप टीवी और मोबाइल का। जितनी एक्टिविटीज करेंगे उसका अर्ली इंटरवेंशन बेटर रहेगा। इसकी बात मैं कर रही थी स्किटर्स जो है, आप ये देखो, ये जो है 600-700 रुपए का गेम आता है, वो बॉटल्स वाला जो है, जरूरी नहीं है वो आपको लेके आना है, प्लास्टिक की बोतल घर में खूब मिल जाती है। आप उसमें 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, काउंटिंग भी सीखेगा, बॉल से बैलेंसिंग भी सीखेगा। एक कपड़े की बॉल बना लीजिए, उससे बच्चे के साथ खेलिए। कुशन के जो है, कुशन के साथ आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं। ये इस तरीके की शेप आप ग्राउंड में एक कर सकते हैं, हार्ट से कर सकते हैं, बच्चे का ऐसे पाउडर लगा के दिखा दिया, या आप देखना शेप राउंड शेप है ना, उसमें बच्चा जंप कर रहा है, शेप भी सीख रहा है ना, जंप भी सीख रहा है, 1 2 3 भी सीख रहा है। तो इस तरीके की आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, है ना। और ये बास्केटबॉल, जैसे थ्रोइंग का बच्चों को बहुत होता है, इधर उधर चीजें फेंकते हैं, इधर उधर की बजाय अच्छा ये बास्केट है, ये रखिए, लेट्स सी इसमें कौन सबसे जल्दी बॉल डालता है। तो जितना वो गेम्स, कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं, तो इस तरीके के आप गेम खेल सकते हैं। ये सैंड में बच्चे, मिट्टी में, हमें याद है जब भी हम बीच पे जाते हैं तो वो घर बनाते हैं, मिट्टी से खेलते हैं। हम तो बहुत ज्यादा खेलते थे, सारा दिन या तो दीवारों पे चढ़े रहते थे, पेड़ों पे चढ़े रहते थे, और हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो गई और गेम्स में भी अच्छे हैं। तो आजकल जो बच्चों का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। तो लाइंस, शेप्स, लेटर्स, नंबर्स, वो आप सैंड में लिखिए, एयर में लिखिए, बच्चे के हाथ में लिखिए, इधर अच्छा बताओ क्या लिखा, बैक में लिखिए। तो आपको जरूरी नहीं है पेन पेपर पेंसिल ही चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे तो उसको सेंसरी इश्यूज भी आप हैंडल कर रहे हैं, प्लस आप एजुकेशन भी उसको सिखा रहे हैं, है ना। बैलेंसिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ब्रिक्स आप यूज कर सकते हो उस पे चलना, है ना। ईंटें रख दिया, अच्छा इसको यहाँ से जंप करो, उधर से जंप करो, कारपेट पे चलना, नीचे लाइन पे चलना, है ना, रिबन पे चलना, रिबन से खेलना, उस तरीके की बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन गेम्स करवा सकते हो, है ना। और पेंट करना, हाथों में पेंट करा दिया, पेंटिंग करा दी, पैरों में करा दिया। अगर आपको देखना बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं, तो कुछ बच्चे जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म होते हैं, दे डोंट लाइक दैट। तो स्लोली स्लोली जो टेक्सचर उसको पसंद है वो उससे आप शुरू कर सकते हो, है ना। बच्चे को बाहर लेके जाओ। और बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा हमारा चिल्ड्रन विद ऑटिज्म है या कोई भी डिसेबिलिटी है, उसको बाहर नहीं लेके जाते, वो सबसे ज्यादा हम उनके लिए अनजस्टिस कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि उससे ना तो समाज को हम अवेयर कर पा रहे हैं, और उन बच्चों की स्किल्स भी कम हो रही है। आप वो बच्चे को जहां आप जाते हैं वहां उसको लेके जाइए, तो जहां अभी आप लेके जाएंगे वहां के सब लोगों को ये जानकारी होगी, अच्छा ऑटिज्म के बच्चे हैं, अच्छा इनके साथ कैसे डील करना है, क्या करना है, या कैसे बिहेव करना है। बच्चे को बाहर का एक्सपोजर मिलेगा, सोशल स्किल मिलेगी, प्लस आप सामाजिक अवेयरनेस, जागरूकता भी फैला रहे हैं कि इस तरीके के बच्चे भी हैं, और वो मैड नहीं है, ये नॉर्मल है। जैसे आपका स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, वैसे मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, ऐसे ही मानसिक स्ट्रक्चर, संरचना जो है, मानसिक संरचना इन बच्चों की अलग है, हमारी अलग है। क्योंकि हमारी ज्यादातर की एक जैसी, तो हम अपना आपको एवरेज बोल देते हैं, इनको बिलो एवरेज आप नॉर्मल बोल देते हैं। अब नॉर्मल नहीं है, डिफरेंट है। तो जब हम उन बच्चों को एक्सपोजर देंगे, जब समाज को एक्सपोजर मिलेगा कि इस तरीके के भी बच्चे होते हैं, इस तरीके की मुश्किलें होती हैं,
तो वो सामाजिक समाज जो है सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा। पर अभी क्या है, उनको एक्सपोजर नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो असंवेदनशील और सबको वो एक कैटेगरी में डाल देते, मैड वाली कैटेगरी में। तो वो हमारी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट्स कि हम उनको जागरूक करें, समाज को संवेदनशील बनाएं। और वो तभी होगा जब हम अपने बच्चों में प्राउड महसूस करें, हम अपने बच्चों को स्वीकार करें, तो वो स्वीकार करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। उस तरीके के आउटसाइड गेम्स आप खेल सकते हैं, जैसे ये स्विंग है, ये जंपिंग का है, ट्रेम्पोलिन है, टनल टेंट्स है। इस तरीके के आप गेम्स खेल सकते हैं, पानी के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, पानी के साथ आप खेलिए। एंड ये आप देखिए, ये पपेट टॉयज वगैरह सब आप बना सकते हैं, है ना। ये वाटर के साथ, लेकिन वाटर के साथ हमेशा ध्यान रखिए थोड़ा सा सुपरविजन के, अकेला नहीं उसको करने दीजिए, क्योंकि कई बार बच्चे अगर स्विम नहीं कर पा रहे हैं तो वो गल्प भी कर जाते हैं पानी को। तो थोड़ा सा जो पानी का स्विमिंग का जो है, वो सुपरविजन के बिना आप उनको नहीं करिए। ऐसे फाउंटेन ले सकते हैं। तो जितना बच्चा पानी के साथ, सैंड के साथ खेलता है, उनका मानसिक विकास होता है। राइट। तो ये कुछ होम एक्टिविटीज, लॉन्ड्री बच्चे को करानी है, अच्छा कपड़े धुले हुए हैं कहाँ रखने हैं, बच्चे कपड़े गंदे हैं कहाँ रखने हैं, है ना। बड़े कपड़े पहनोगे तो कैसे लगोगे, छोटे पहनोगे तो कैसे लगोगे। इस तरीके की जब एक्टिविटीज आप करेंगे, या रबिश इंजीनियरिंग है, अच्छा डस्टबिन में डाला, डस्टबिन में कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ डालनी है। तो डे टू डे लाइफ की चीजें उनको सिखानी है। अब खाना खाना है तो पहले क्या रखेंगे, टेबल रखेंगे, प्लेट रखेंगे, पानी रखेंगे, है ना। बच्चों से, अच्छा तुम जाके रख के आओ, जब दादाजी को खाना दे के आओ, तो बच्चे बहुत खुश महसूस करते हैं, और उनको एक स्किल भी सीखने को मिलती है। दे फील प्राउड कि हाँ, मैंने मम्मी को पानी दिया, मैंने दादाजी को रोटी दे के आया। तो उसको इन्वॉल्व करिए, बच्चे को जितना कामों में इन्वॉल्व करेंगे। कई बार हम सोचते हैं अरे बेचारा स्पेशल है, इसको क्या काम करने, नहीं, वो एक्सक्यूज यूज ही नहीं करना। जब आप नॉर्मल बच्चों को जो काम देते हो, वो भी उनको उनकी क्षमता के हिसाब से वो भी चीज देनी है। इस तरीके के कटआउट्स ले सकते हैं, मैचिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, इमोशन सिखा सकते हो। तो ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल बच्चा है, उसको नहीं समझ आ रहा मैं ये नाउ आई एम फीलिंग दिस, है ना, सो वो आपको सिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये, और आजकल तो क्योंकि इंटरनेट इतना सारा है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आप ऑनलाइन आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कुछ जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हो, पता कर सकते हो, यू नो। तो बेसिक जो मेरी जो सेशन का क्रक्स यही है कि बच्चा अर्ली इंटरवेंशन का मतलब प्रारंभिक हस्तक्षेप 0 से 6 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें जितना हम फिजिकल गेम्स और जितना लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा बच्चे का, उतना उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास होगा। जितना मोबाइल टीवी स्क्रीन के साथ होगा, उतना ब्रेन सेल्स डैमेज होंगी। तो आपको उस एज में, स्पेशली उस एज में, बच्चे को लिमिटेड एक्सपोजर देना है मोबाइल और उसका, और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देना है गेम्स का, स्पोर्ट्स का, एक्टिविटीज का, और और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्वालिटी टाइम से मुझे याद आया कि एक पेरेंट्स थे, एक पेरेंट्स की वर्कशॉप कर रहे थे, जब उसको बोला कि अरे मैम, मैं तो 1 घंटा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या करते हो क्वालिटी टाइम में? कि मैं ऑफिस से आता हूँ, बच्चे को बोलता बेटा कैरम बोर्ड ले आ, अच्छा, और 1 घंटा कैरम बोर्ड खेलता हूँ। तो मैंने पूछा बहुत अच्छी बात है, पर बच्चे को क्या पसंद है? मैम उसको तो क्रिकेट पसंद है। तो क्वालिटी टाइम हुआ कि पनिशमेंट हुआ? पनिशमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि जो बच्चे को पसंद नहीं है वो आप 1 घंटा खेल रहे हो, जो बच्चे को पसंद है वो आप नहीं खेल रहे हो। आइडेंटिफाई करिए बच्चा किस चीज में, क्योंकि हर बच्चे की स्ट्रेंथ है। हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें भी स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ तो भगवान उनमें खूबी देता है। या उनमें नहीं है तो आपको वो इसलिए दिए गए कि वो भी उतने ही लॉरेल्स और उतना ही नाम लेके आ सकते जितना एक नॉर्मल बच्चा लेके आ सकता है। अगर आप देखें, माइकल फेल्प करके एक यूएसए का है, जो 7 टाइम्स जो है ना गोल्ड मेडलिस्ट है स्विमिंग है। एडीएसडी था, फोकस नहीं कर पाता था, क्लासरूम में स्कूल से निकाल दिया। मदर जो है सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट होती है, मदर ने उसको सिखाया, और उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जो बिहेवियर था, उसका स्विमिंग में डाला, उसको स्विमिंग में डाइवर्ट किया। अब स्विमिंग में तो बहुत फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज चाहिए होती है। तो जहाँ जहाँ उसकी एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी वो उसमें चैनलाइज की, तो वो एक स्किल बन गई।
तो जब बच्चे का कोई बिहेवियर ऐसा होता है जो प्रॉब्लम कर रहा है, वो आइडेंटिफाई आपको करना है कि इसको मैं एक स्किल में कैसे बना सकता हूँ, एक स्किल में कैसे डेवलप कर सकता हूँ। तो वो आपको, और वो तभी होगा जब अपने बच्चे के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। जितना आप समय व्यतीत करेंगे, बच्चे को सुनेंगे, बच्चे को क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, तो उस तरीके से आपको बच्चे में डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी। जितना एक्सपोजर होगा कलर्स कलर्स का, म्यूजिक का, प्ले एक्टिविटीज का, उतना बच्चे का जो प्लास्टिसिटी है वो ज्यादा, जो नर्व सेल्स है वो ज्यादा बनेंगी, और जो डिसेबिलिटी है, जो उसकी दिव्यांगता है, वो उसकी जो सिवियरिटी है वो कम हो जाएगी। कंप्लीटली अगर सही नहीं कर सकते तो उसकी कम हो सकती है, तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर होगी, सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी भी कम हो सकती है। तो वो अर्ली इंटरवेंशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So now I'm ending to my presentation. So if you have any question and query, we can take up the question and query. Anurag ji. हाँ, धन्यवाद डॉक्टर सुनीता। और मैं सबको इनवाइट करता हूँ, क्वेश्चन किसी के हो, आपके पास 10 मिनट का टाइम है। उसके बाद हम लोग कुछ और आगे चीजों में काम करेंगे। एनीवन हु वांट्स टू रेज एनी क्वेश्चन, अपना हैंड रेज करें। हेलो। हाँ लीना मैडम बताइए। एक्चुअली मेरे बच्चे में थोड़ा सा स्पीच का प्रॉब्लम है। जैसे उसको म्यूजिक और सिंगिंग बहुत पसंद है, लेकिन वो जैसे नए गाने सुनता है तो बहुत इंटरेस्ट लेके एक दो दिन क्लियरिटी के साथ गाता है, लेकिन एक दो दिन जैसे बीतता है वो गुनगुनाना शुरू कर देता है। मतलब क्लियर साउंड नहीं। जैसे ABCD जब मैंने उसे सिखाया था तो बहुत क्लियर बोलता था ABCD। अब मैं जब उससे बोलती हूँ बेटा ABCD बोलो तो बोलता है ABCD। ऐसे मतलब स्टार्टिंग दो तीन वर्ड सही करता है और फिर करके निकाल देता है। उसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा लीना जी, पहले ये बताइए आपका जो बच्चा है कितना बड़ा है, एज क्या है? 7 इयर्स का है। 7 इयर्स का है, और स्कूल नॉर्मल स्कूल जाता है, स्पेशल स्कूल जाता है? स्पेशल स्कूल जाता है मैम 1 साल से। ओके। सिर्फ स्पीच की इशू है या उसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी कुछ है, मानसिक दिव्यांगता है? ऑटिस्टिक है मैम, ऑटिस्टिक है। हाँ, सो उनको हमें देखना है कि हम स्पीच पे जरूर फोकस करना है, क्लैरिटी पे फोकस करना है। स्पीच थेरेपी बच्चों को कंटिन्यू देना होता है। और कोई भी अगर म्यूजिक उसको पसंद है तो उसको जब भी वो अच्छे से गाता है, जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला 2-3 दिन अच्छे से करेगा, उसके बाद गुनगुनाना शुरू करता है, हाँ तो जब वो अच्छे से गाता है तब हाँ उसको हाँ। रीइंफोर्स देना, तब उसको कुछ जो उसको पसंद है वो चीज देनी है। तो जब बच्चा अच्छे से गाएगा, और क्या होता है, एक सेम चीज जो है ना उसको ऑल्टरनेट करता रहे, कॉग्निटिव रिजिडिटी होती है, सेम चीज को वो रिपीट करना शुरू करता है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी उनको सिखानी है। डिफरेंट डिफरेंट 2 दिन एक म्यूजिक एक्सपोजर दिया, फिर थोड़ा सा डिफरेंट म्यूजिक एक्सपोजर दिया, बिकॉज अगर वो सेम सेम एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि इनमें सेम जो है रिपीटेटिव एक्टिविटीज बहुत स्ट्रांग होती है चिल्ड्रन विद ऑटिज्म में। नहीं तो मैम, इसमें वही चीज नहीं है। वो नए नए गाने जब सुनता है तो वो इंटरेस्ट लेता है, और बहुत जब अच्छी पुराने। बात है, तो ये आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि न्यूनेस उसको पसंद है, तो हाँ। न्यूनेस में थोड़ा सा वैरायटी उसको आप एक्सपोजर करिए, वैरायटी उसको दीजिए, अच्छा। है ना। और जब भी वो अच्छा गाता है उस टाइम उसको रीइंफोर्स करना है, जब वो क्लैरिटी से गाता है उसको अप्रिशिएट करना है, या जो उसको खाने को पसंद है या जो उसको खेलने को पसंद है वो आप उसको दीजिए, बोल के दीजिए, अरे वाह आपने बहुत अच्छे से सिंग किया, इसलिए आपको ये चीज मिलेगी। जी जी। ठीक है, एक्चुअली इससे मैम यहाँ जमशेदपुर में स्पेशल स्पीच थेरेपिस्ट के लिए तो नहीं है, मल्टीपल हैं, ये थेरेपी के लिए जाता है, लेकिन हम्म। स्पेशलिटी बोल के थोड़ी कमी है यहाँ पे। लीना जी, जैसे मैंने बोला, एज अ मदर आप सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट हैं। आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने कितनी खूबसूरती से बताया कि शुरू में 2-3 दिन ऐसे बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे आ जाता है। तो आप उस बच्चे को समझिए कब वो क्या करता है, और उसके हिसाब से एक्टिविटीज चेंज कर दीजिए। सो आप सबसे बढ़िया थेरेपिस्ट हो सकते हैं। तो जो भी मान लो महीने में 2 महीने में किसी थेरेपिस्ट से आप मिलने गए, या मिल मिल पाते हैं, रेगुलर नहीं मिल पाते, उससे टिप्स ले लीजिए, और घर पे आपको कैसे करना है वो आप करिए उसको। तो जब आप सीखेंगे उस बच्चे के साथ करना, तो वो, और तो वर्बल है, अच्छे से बोल पाता है।
बोलता है मैम, लेकिन मूडी है। कभी अगर उसका मूड है तो अच्छे से बोला, और नहीं तो नहीं। जैसे मेरे साथ अच्छे से बोलता है, स्कूल जाता है तो टीचर बोलती है ABCD बोलो तो बोलता ही नहीं है। हाँ, उसको हम वही सामाजिक मूड का नहीं कहेंगे, हम उसको ये उस समाज में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मेरे मूड के हिसाब से नहीं चलेगा, मुझे सामने वाले के हिसाब से चलना होगा, वो चीज लैक करता है, वही उसको सिखाना है। तो जब हम कहीं भी एक्सपोजर देते हैं, स्कूल में लेके जाते हैं, अच्छा यहाँ पे बोला वहां पे बोलेंगे, तो फिर अगेन री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिहेवियर मैनेजमेंट, कुछ भी चीज सिखाने के लिए री बहुत जरूरी होती है। और एक फैमिलियरिटी, अच्छा अभी जनरलाइजेशन सिखाना है, आपके साथ कर रहा है, तो आप जैसे स्कूल में थोड़ी देर बैठिए और टीचर भी साथ में है, तो वहां पे सीखे बोलेगा। फिर जब जी। जैसे वो टीचर के साथ बोलेगा, फिर आप अपने को रिमूव कर लीजिए। इस तरीके से आप स्टेप वाइज भी आप कर सकते हैं, ओके मैम। है ना? हाँ जी। ओके। जी। सुखविंदर कौर जी का क्वेश्चन है, अपने को अनम्यूट करिए, और बेहतर ये होगा कि आप वीडियो ऑन कर लें, जिससे कि हमें समझ में हम दीवार से नहीं बात कर रहे हैं। 1 second सर। आगे सर वीडियो। जी। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुखविंदर जी। मैम मेरा बेटा 3 साल 11 महीने का है, हम्म। और उदा ऑटिज्म, मतलब कि उसका ऑटिज्म अभी मार्च में ही उसका डायग्नोज हुआ है। जी। और पहले ऐसे था कि पहले वो ठीक, मतलब नॉर्मल, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही था। हम्म। उसका वो प्री मेच्योर बेबी है। हम्म। उसकी हार्ट सर्जरी भी हुई हुई है फ्रॉम द पीछे चंडीगढ़। हम्म। उसको होल था उसकी। हम्म। और उसके बाद वो मतलब कि ज्यादा, मतलब कि ऐसे था कि वो उसको ठंड ना लग जाए, ऐसा कुछ लंग इन्फेक्शन ना हो जाए, इसी वजह हम्म। से हम उसको घर में ही रख रहे थे। और हम्म। टीवी वो देख रहा था कंटिन्यूसली। हम्म। और उसके बाद अभी हम उसका एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में गए थे। स्कूल में हमने प्रिंसिपल ने हमें नोट करवाया था कि हाँ, आपके बच्चे को ऑटिज्म है। तो फिर हमने डायग्नोज बाद में करवाया, बाहर हम्म। से करवा लिया था। हम्म। क्योंकि उसका आई कांटेक्ट, हमें नहीं पता था कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है ना। हम्म। पहले उसकी मतलब कि उसके ट्रेड्स थोड़े कम थे, जैसे आई कांटेक्ट नहीं था, स्पीच डिले था, और टो वॉकिंग थी। बट अभी टो वॉकिंग ऐसे है, जब वो ग्रास में चल रहा है, किसी सैंड में चल रहा है, जब मिट्टी में चल रहा है, फिर वो बहुत अच्छे से चल रहा है। पर जब वो हम्म। हार्ड सरफेस पे आ जाता है, हम्म। तो टो वॉकिंग बहुत है। हम्म। और उसके बाद जब आप बोल रहे हो ना कि हाँ जी, उसको गेम्स खिलाओ, बच्चे को बाहर लेके जाओ, हम्म। कभी कभी मतलब कि स्कूल में भी ऐसा हो रहा है, जैसे वो नॉर्मल, वो उसकी सिटिंग कैपेसिटी है, वो बैठ जाता है, उसको कलरिंग बहुत अच्छी लगती है। हम्म। और उसको वाटरिंग प्लांट्स बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि प्लांट्स को पानी देना बहुत अच्छा लगता है। पर हम्म। जब वो मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटी में आता है जिसको जहाँ पे उसको ओपन इन्वायरमेंट मिल रहा है ज्यादा, हम्म। उसको दौड़ने के लिए, है ना, हम्म। तो हम्म। उसकी एक्साइटमेंट लेवल अबव हो जाती है, और फिर वो उसकी हैंड क्लैपिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाती एक्साइटमेंट में। है। जी, एक्साइटमेंट। हम्म। हम्म। ये दो मेरे, मतलब कि मेरे थोड़े से ये है, मैं उसकी टो वॉकिंग कैसे कम कर सकती हूँ, हम्म। और हैंड क्लैपिंग। पर उसने अभी मैम, मेरे मतलब कि महीना ही हुआ है, फ्रॉम द 1 मंथ उसको थेरेपी, मतलब कि उसकी शुरू हुई है स्पीच थेरेपी। और हम्म। हमने मोहाली में एक साइकेट्रिस्ट के साथ उसका करवाया है। उन्होंने 2 हमें मेडिसिन भी दी हैं, एक IQ नॉर्मर का बिब्रियोक और है। हम्म। मतलब कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि शायद पता नहीं थेरेपीज के कारण है, जहाँ हम उसके साथ टाइम दे रहे हैं। ये उसने अपने ब्रदर के साथ खेलना भी शुरू किया है, और नाउ उसका आई कांटेक्ट हमारे साथ फेयर भी हो गया है। राइट। ठीक है सुखविंदर जी, जैसे अभी आपने बोला डायग्नोस हुआ है, अभी 3 साल का है। और एक तो हैंड फ्लैपिंग जब बच्चा बहुत एक्साइटेड है तो करता है, तो उसके हैंड में आप कुछ चीज ऐसी एक तो देती हूँ मैम मैं। हाँ। देती हूँ मैम मैं। वो अच्छा, क्या बॉल्स देते हैं? देती हूँ। हम्म। बॉल्स देती हूँ, स्क्वीजिंग बॉल्स जो होती हैं। बट हम्म। वो उनको थोड़ी देर लेता है, थोड़ी देर हम्म। करता है, उसको अच्छा भी लगता है। हम्म। और वो लेने के बाद फिर वो उनको फेंक देता है। हाँ, सो और क्या चीज पसंद करता है बॉल के अलावा? वो कलरिंग। हम्म। हम्म।
कलरिंग Okay. उसको बहुत अच्छी लगती है, पानी देता है मैम प्लांट्स को, हमारे मतलब के गमले में हाँ, उसमें हाँ, पानी देते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ट्राईसाइकिल राइड करता है, बट हाँ, पहिए नहीं उनके चला पाता, हाँ, पैरों के साथ लेके जा रहे हैं। राइट। जब वो बहुत एक्साइटेड होता है, जैसे हैंड फ्लैपिंग करता है, तो उससे क्या डिस्टरबेंस होता है? डोंट नो मैम, आई डोंट नो, कुछ मुझे नहीं होता ना, डिस्टर्ब मुझे नहीं पता नहीं। नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि हम हर बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, है ना। वो जरूरी नहीं है कि हम हर बिहेवियर को चेंज करें। हम्म आपको ये देखना है कि क्या वो बिहेवियर डिस्टर्बिंग है। अगर वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बच्चा ओवर एक्साइटेड है, तो इट्स ओके। हर बिहेवियर को हम मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। कि अगर अगर वो बॉल्स खेल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है, उसको खुश होना चाहिए ना, वो खुश नहीं हम्म हो पाता, हम्म और रादर तो वो हैंड आपको, क्लैपिंग कर ले। अब वो आपको कैसे पता है वो खुश नहीं हो रहा? क्या पता वो हैंड फ्लैपिंग ही उसका तरीका है खुश होने का। हाँ वही ना, मैं वही बोल रही हूँ मैम, वो हंस नहीं पा रहा, मतलब कि वो हाँ। नॉर्मली हंस रहा, वो हम्म ऐसे अभी वो आया स्कूल से, मैं आपको दिखा भी देती हूँ वो। तो आप क्या करेंगे? आप उसके जो हंसने के जितने इमोशंस होते हैं ना, स्माइल के इमोशन होते हैं, हंसने के इमोशंस होते हैं, कुछ वीडियोस हो सकते हैं। तो आप वो सिचुएशन जहां जहां आप एक्सपेक्ट कर रही, बच्चों के साथ खेले, हंसा, तो वो आपको इमोशन उसको अटैच करने हैं कि जब आप खुश होते हो तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। राइट, तो वो शो हम्म करना है आपको, जो है इमोशंस जो है वो आपको शो करने हैं बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नो कि मुझे जब खुश होना है, ऐसे करके करते कई बार ना, तो वो हाँ इतना वो एक्साइटमेंट, हाँ, तो वो आपको रिप्लेस करने हैं, वो हैंड क्लैपिंग से, स्माइलिंग से और लाफिंग से रिप्लेस करने। वो रिप्लेस कैसे होंगे कि उसको पिक्चर शो करना है कि जब भी ओके। वो बच्चा खुश होता खेलता है, उसको हैंड फ्लैपिंग की जगह वो पिक्चर आपको दिखानी, यू आर हैप्पी, है ना, एंड बोलना है आपको, और वो हैप्पी वाली पिक्चर दिखानी है हम्म कि जब भी हम खुश होते हैं हमें क्या करना है, हैप्पी वाला करना है, हैंड क्लैपिंग वाला नहीं करना। सो ही हैज टू शो द एप्रोप्रिएट वे टू शो द इमोशन। वही उनकी ओके। प्रॉब्लम होती है सोशल एंड इमोशनल एरिया में, वही। तो उनको सिखाना पड़ता है कि जब आप गुस्से में हैं या आपको कुछ चीज चाहिए, तो आप काट नहीं सकते या दूसरे को मार नहीं सकते, राइट। वो मुझे मारता है और किसी को हाँ, नहीं मारता। हाँ, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आता मुझे बोलना है कि मुझे ये चीज दे दो, या मुझे ये हाँ चीज परेशान कर रही है, वो क्या करेगा, मारेगा। राइट, मारेगा। तो उसको रिप्लेस करना है अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। तो जब आप गुस्से के सारे इमोशंस रखिए, आप गुस्सा का, प्यार का, तो जब आप गुस्से में हो तो आप क्या कर सकते हो, तो वो स्टेटमेंट या वो अगर बोल रहा है तो वो उसको सिखाना पड़ेगा कि गुस्से में आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हो। तो जब आप वर्बल उसको, हाँ, वर्बल है मैम वो, बट वर्बल है, वो वेरी गुड, उसको रिप्लेस करना है। जब आप खुश हो, हैंड फ्लैपिंग की जगह क्या करना है, हाँ हाँ, आई एम हैप्पी। ना, नाम बोलना, बच्चे का नाम क्या है? तृप्तजीत मैम, दृप्तजीत। स्कूल में जाता है मैम, अभी हाँ, उसको तो मतलब भी एडमिशन हाँ, है। उसको बोला दृप्तजीत अभी खुश है, तो जब खुश है तो क्या करना है, वो रिप्लेस करना है बिहेवियर को। तो वो अटैच हम्म। करेंगे तो डेफिनेटली वो सीख जाएगा, बट वो अटैचमेंट जो है ना, कई बार करनी पड़ेगी कि इस बिहेवियर की जगह ये चीज करनी है। वो इमोशंस उसको सिखाना है। और टो वॉकिंग। तो वॉकिंग का तो बेसिकली एक बार डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। तो जब भी वो जब फुट स्टेप करता है, उसका हमेशा पहले हील रखवाइए बच्चे का। तो वो सेंसरी इश्यूज वो आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सिर्फ जब आप एक लाइन पे वॉक करेंगे और हमेशा पहले हील रखेंगे, तो जब वो ओके, चलता है तो उसको 2-3 बार जो है ना, मतलब दिन में कम से कम 10 मिनट वो आप एक्टिविटी करा सकते हैं, सिर्फ। मतलब कि पहले हील रखे, ओके ठीक हाँ, है। पहले पहले हील पे हम करेंगे, तो उससे वो ऐसे था मैम, पर मैं उसको अभी टॉयलेट ट्रेन कर रही हूँ, हाँ। तो टॉयलेट एक में। एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करना है, टॉयलेट ट्रेनिंग है पहले उसके करिए, फिर जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग या हैंड फ्लैपिंग है तो उस पे करिए, और फिर उस पे टो वॉकिंग पे आइए। तो दो मैं चीजें इकट्ठे नहीं पर ये करना। नहीं, एक बात है कि जब वो टॉयलेट वाली इंडियन सीट पे जो होता है ना, तब वो हम्म पैर अपना सीधे रख रहा है। हम्म पहले तब भी वहां पे भी वो टो वाले तरीके से ही करता था, अब वो हम्म, वहां पे सीधे करना उसने शुरू किया है। गुड। तो उसको रीइंफोर्स करना है, हम्म ठीक है। और जैसे उसको सारी एक चीजें दो, हम ये दो बार सोचे 1-2 दिन में हो जाएगा, वो नहीं होगा, पेशेंस चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए। साउंड उसको अच्छी लगती है, पानी की हाँ साउंड। हाँ हाँ हाँ।
तो वो जब भी वो कुछ अच्छा काम करे तो वो आप रिप्ले कर सकते हो, वो साउंड रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं साउंड उनको सुनता बहुत है वो ना, जैसे बाथरूम में हम जाएंगे, बाथरूम हाँ की होल में पानी वो गिर रहा है, उसको हाँ देखने के लिए भागेगा वो। हाँ, लेकिन वो तभी अलाउ करिए जब वो कुछ अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, जब आप उसको रीइंफोर्समेंट के लिए यूज करिए उसको। ओके। हर ठीक टाइम है। नहीं भाग सकता, जब भी कुछ अच्छा काम किया तब उसको, तो उसको समझ आएगा कि जब भी मैं ये काम करता हूँ मुझे ये सुनने को मिलता है, तो उसको सुनने के लिए वो अच्छा अच्छा करेगा जो आपको चीज चाहिए, ओके मैम। है ना। और रितु ठीक। शर्मा जी ने हैंड रेस किया हुआ थैंक है। यू मैं मैम। धन्यवाद सुकुंदर जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। रितु जी। हाँ मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा बच्चा 18 ईयर ओल्ड है हम्म और 4-5 साल से जा रहा है लगातार। हम्म आ, लेकिन अभी क्या है मैडम, वो स्कूल जाने में ना बहुत नाटक करता है, मतलब उसका बिहेवियर इशू रहता है। कभी सो जाएगा, कभी बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, ऐसे एक्टिंग करेगा, मतलब है ना, उसको स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं। नॉर्मल बच्चे भी करते हैं ना ऐसे। जी मैडम, फिर भी पैर का एक क्वेश्चन है तो मेरे दिमाग में हाँ बहुत दिनों नहीं से नहीं, चल रहा है मैडम। हाँ सी फिर मैं स्कूल बिहेवियर, जाके बात करा, नहीं स्कूल नहीं, जाके मैडम से भी बात करती हूँ मैडम। और वहां जब मैं जाती हूँ तो मैडम वो इतना हैप्पी हो जाता है, उसकी मैडम कहती है सिर झुका के बैठा रहता है। हम जब इससे कहते हैं कॉपी निकालो तो कॉपी निकालेगा, पानी पियो पानी पिएगा। बहुत अच्छे हम से जब बोलते करता जब करता है, बाकी नीचे गर्दन झुका के बैठा रहता है। और जब मैं जाती हूँ मैडम, इतना हैप्पी हो जाता है। फिर मैं उससे कहती हूँ गाना गा तो गाना गा देगा, डांस कर तो डांस कर लेगा। मतलब मैं जाती हूँ तो वो सारे काम वो कर देता है। मैडम भी ताज्जुब में रह जाती है कि नहीं आपके नहीं, आने के पे इसमें पता नहीं उसको क्या। देखो वो जी क्या मैडम। होता है कि न्यूनेस जो होती है, ट्रांजिशन इजी नहीं होता, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म जो होते हैं उनको जी ट्रांजिशन में मुश्किल होती है ना। तो ट्रांजिशन के लिए आपको ये सिखाना है कि जब भी रेडीनेस, साइकोलॉजिकल रेडीनेस, कहीं पे जा रहे हैं, जैसे ओके क्लास में जा रहे हैं, वो जनरलाइजेशन सिखाना, आपके साथ कर रहा है उनके साथ। जैसे मैंने अभी लीना जी को भी बताया कि कई जी बार जब आप वहां पे बैठते हो, आपने वो कुछ अच्छा काम किया और टीचर भी साथ में है, उसको रीइंफोर्स किया, धीरे धीरे वो जब आपकी प्रेजेंस में अच्छा काम लगातार 3-4 बार करता है, फिर अपने आप को एक बार रिमूव कर लीजिए, वहां से हटा लीजिए, और फिर देखिए वो कैसे कर रहा है। और हमेशा याद रखिए, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छे से वर्क करती है। हर इंसान चाहता है जो वो चीज, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मुझे चाहिए, है ना। और जब अगर मैं कुछ अच्छा काम करूं, जब भी वो मुझे मिलेगी वो चीज, तो नेक्स्ट टाइम मैं, मेरा अच्छा बिहेवियर इंक्रीज होगा, मेरा वो बिहेवियर जो मुझे मतलब चीजें दिलवाता है वो इंक्रीज होगा, बार बार में मैं वो चीज करना चाहूंगी। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करिए अच्छे बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए। स्कूल में जब नहीं आना चाहता सुबह, कंसिस्टेंसी, फर्मनेस उसको लेके आना है, राइट। अगर घर पे वो रहता है तो वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। जब वो मान लो आज स्कूल नहीं गया तो क्या कर रहा है, घर में टीवी देख रहा है, कुछ कर रहा है, अगर वो मोबाइल गया, टीवी हाँ लैपटॉप यही हाँ, है हाँ। वो घर नहीं, वो नहीं जाएगा। अगर घर में भी रह रहा है, वो नहीं गया, मान लो आज बहुत जिद किया, बहुत क्रैंकी हुआ, नहीं गया स्कूल, तो घर में वो सारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए उसको, सारा दिन वो खाली बैठा, चाहे चाहे उसको बुक देनी है, जो स्कूल में काम करता है वही करवाइए, तो उसको समझ आएगा अरे घर में रह के भी मुझे वही काम करना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही चला जाऊं, ओके मैम ओके। है ना। तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए स्कूल ना जाने के, कि टीवी का एक्सपोजर हो गया, मोबाइल का एक्सपोजर हो गया, आराम से सो रहा, आराम से खा रहा है, तो फिर तो मजे हैं, उसको बच्चे को समझ आएगा स्कूल में जाना तो पनिशमेंट है, घर में रहना मजा है। तो वो मजा वहां से हटाइए, तो वो स्कूल जाना फिर वो करेगा। एंड ओके थैंक फर्मनेस, माँ जो है बिगाड़ भी सकती है, माँ संवार भी सकती है, तो माँ को थोड़ा सा अपने मन पे कंट्रोल करके, फर्मनेस जरूरी होती है, यू। कंसिस्टेंसी, है ना। वो ज्यादा दया, मतलब पिटी नहीं रखना, दया नहीं रखना, ये बेचारा स्पेशल है, नहीं। वो स्पेशल को, उसको वीक पॉइंट मत बनाइए, उसको आप नॉर्मल की तरह कंसिडर करिए, वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जी मैम धन्यवाद थैंक यू मैम। धन्यवाद राइट। धन्यवाद रितु जी। और अब आता है, सब जो लोग इतने पेशेंटली देर तक वेट कर रहे हैं वो लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मैं दीवारों से बात नहीं कर पाता। और गिफ्ट भी उन्हीं को मिलेगा जो वीडियो ऑन करके रखे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सबके वीडियो ऑन होते जा रहे हैं, वेरी गुड। वाह भाई।
तो मुझे ऐसा लगता है कुछ और पेरेंट्स हैं जो कि चाहेंगे कि उनको लगातार सपोर्ट मिलता रहे। मैंने अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अपना ट्रांसफ़र लखनऊ से दिल्ली कराया जिससे वो करीब में रह सके, जहाँ पे उसकी थेरेपी हो सके। हर दिन थेरेपी के लिए पैसा लगता था, आने जाने कन्वेंस लगता था। तभी से मैं सोच रखा था कि उन पेरेंट्स को जो इच्छुक हैं कि वो पैसा इतना सब लोग खर्चा नहीं कर सकते, उसको बचा करके अपने लिए खर्च, बच्चे के लिए और सुविधाएं प्रदान करें घर बैठ करके, तो उनको सीखना जरूरी है। जो आज हम कहीं और से करवाते हैं उसको सीख लें तो वो बेहतर सोल्यूशन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ने ये कोशिश लगातार करते आ रहे थे, तो उसी चक्कर में मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है कि अर्ली इंटरवेंशन का काम पेरेंट्स खुद सीख सके, खुद सीखें, अपने बेटे के साथ खुद काम करें। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी थर्ड पार्टी अप्रोच का भी देना पड़ेगा, वो भी करेंगे, लेकिन आज जो है हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि हाउ पेरेंट्स कैन बी मोर एम्पावर्ड। तो आज मैं 5 पेरेंट्स हूँ जो कि अपने बच्चे के लिए असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट और अर्ली इंटरवेंशन सेशन का एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। यानी ऑनलाइन असेसमेंट होगा और एक होम प्रोग्राम मेट बना दिया जाएगा। ये ऑनलाइन सेशन कब होगा? कल 11:30 बजे। तो किसका होगा? जो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरेगा। अब ये गूगल फॉर्म कहाँ से आएगा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दे, एक बार वो फॉर्म शेयर कर देता हूँ सबको। ये फॉर्म मैं इसलिए भरवा रहा हूँ, सबसे मीटिंग के आ जाएगा चैट बॉक्स में। ये फॉर्म इसलिए भरवा रहा हूँ कि आप अपने लिए कितने उत्सुक हो, कितने कंसर्न हो, क्योंकि मेहनत इसमें बहुत है। इस काम में मेहनत बहुत है, ये आसान डगर नहीं है। सब लोग अपने, सबके चैट बॉक्स में फॉर्म आ गया है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने किसी और जगह पर, जिससे कि वो फॉर्म भरने के बाद हमारा सेशन चालू होगा कल से, जिसमें मैं उन 5 पेरेंट्स जो उन्होंने फॉर्म भरा है उनका अर्ली इंटरवेंशन सेशन ऑनलाइन रहेगा और बाकी लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वही पेरेंट इसके लिए फ्री की सुविधा लेना चाहें जो ये तैयार हैं कि बाकी लोग ऑब्जर्व करेंगे। मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि बाकी लोग भी सीखेंगे कि कैसे अपने बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन सेशन लिया जाता है। नीचे फॉर्म में इस उसमें भी फॉर्म दिया हुआ है जो मैंने अभी आपके पास प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। साथ में चैट बॉक्स में भी फॉर्म का लिंक है, उसको तुरंत ही कॉपी कर लें, या फिर कॉग्निटिव वेलनेस ग्रुप में मैं इसको डाल दूंगा जिससे वो कॉपी कर सकते हैं। मेरा विचार है कि सब लोग कॉग्निटिव वेलनेस ग्रुप के पार्ट हो चुके हैं अब तक। तो पहले 5 पेरेंट्स जो इस फॉर्म को फिल करेंगे उनका ऑनलाइन असेसमेंट फॉर अर्ली इंटरवेंशन सेशन और होम प्लान, घर में बैठ के क्या करना है, वो दिया जाएगा। कल हम पहले 5 पेरेंट को 11:30 बजे सेम जूम लिंक पे मिलेंगे। सेम जूम लिंक रहेगा। जूम लिंक सेम रहने का पर्पज ये है कि हर दिन जूम लिंक देना नहीं पड़ेगा। जो लोग मिस कर जाते हैं कई बार, ज्वाइन किस में करें समझ में नहीं आता। तो ये हो गया गिफ्ट नंबर 1। लेकिन कंडीशन ये उनकी ये होनी चाहिए कि वो उस बात में ऑब्जेक्शन ना करें कि और लोग क्यों देख रहे हैं। अगर इस बात में ऑब्जेक्शन नहीं है तभी ये फॉर्म भरें और उसको करें। अब एक गिफ्ट नंबर 2 भी दें। किसको किसको गिफ्ट लेना पसंद है? एक बार यस कर ले भाई, अपने चैट बॉक्स में यस कर ले या हाथ उड़ा ले अगर फोटो फोटो चालू है तो। गिफ्ट लेना किसको किसको पसंद है? चैट बॉक्स में यस। अरे वाह, अनुराधा जी को क्या पसंद। तो और किसको, और किसी को पसंद नहीं है? ये मेरा टीवी चालू हो गया। और किसी को पसंद नहीं है गिफ्ट? अच्छा, नेगी जी, लीना जी, ठीक है। ये आज का सेशन जो है चाइल्ड, ओके। सो देखिए, हमें 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 उसके लिए मेहनत की तैयारी करनी पड़ेगी। सुखविंदर जी, अगर आपका चाइल्ड ओके है, क्योंकि अभी आपका बहुत जल्दी पीरियड है, 3.5 साल का बेटा है, और ये राइट टाइम है कि आप अपने बेटे के साथ काम करें, जिससे कि वो इस कंडीशन से काफी हद तक आप उसकी मेहनत करके सुधार सकें। तो आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। तो गिफ्ट नंबर 2 का अनाउंसमेंट करता हूँ। पहला गिफ्ट तो समझ में आ गया कि ऑनलाइन इंटरवेंशन सेशन के लिए तैयार रहेंगे। जो ये फॉर्म भरेगा और मेरे पास सबमिट हो जाएगा, मैं उसको कॉल करके कल उसके बच्चे के साथ, वो अपने बच्चे के साथ बैठे। कल संडे है, सबके पास फ्री टाइम है,
अपने बच्चे के साथ बैठे, 11:30 बजे से हमारा ये सेशन चालू होगा सेम जूम लिंक पे। अब दूसरा गिफ्ट, ये गिफ्ट नंबर 1 हो गया। गिफ्ट नंबर 2, 22 दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 मई से चालू हो रहा है, जिसकी फीस है ₹4990। इसमें मैं देना चाहता हूं, जो प्रोग्राम में पहले 5 पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो कल तक रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं उनको, कल तक नहीं, आज तक जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको 3000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ₹4990 में 3000 घटाते हैं तो ₹1990 आता है। 22 डेज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें अर्ली इंटरवेंशन, अपने बच्चे के साथ टेबल टॉप वर्किंग कैसे करें, इस पे ज्यादातर प्रैक्टिकल सेशंस दिखाए जाएंगे। पहले हमारा प्रोग्राम 1 वीक में खत्म होता था, मैंने इस प्रोग्राम को 22 दिन इसलिए किया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा हो, प्रैक्टिकल प्रोग्राम ज्यादा हो उसमें। तो उसके साथ ये आज शाम तक, अब इसका अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबके चैट बॉक्स में उसका एक लिंक आ रहा है। 22 दिन का प्रोग्राम, 22 डेज पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इसका एक लिंक आ रहा है सबके चैट बॉक्स में। इसको तो सुखविंदर जी, आप बोल रही किसी भी कॉस्ट पे करने तो सबसे पहले फॉर्म भरिए और कल के आप एक्नॉलेज करिए, कल आप अपने बच्चे के साथ बैठेंगी, बाकी लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो फॉर्म भरने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, जिससे कि आप जो है उसको तैयार हो जाएं। तो मैं कल आपके बच्चे के साथ, ये सेशन एकदम फ्री रहेगा, आपके बच्चे के साथ अर्ली इंटरवेंशन प्रैक्टिकली सिखाएंगे कैसे करना है, और उसका होम प्रोग्राम आपको मिल जाएगा कि घर में क्या कराना है। कुछ क्वेश्चन हो सुखविंदर जी तो आप अभी पूछ सकते हैं। दूसरा मैंने लिंक डाला है 22 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसमें पूरा ये मैराथन रन रहेगा, थ्योरी थोड़ी रहेगी, प्रैक्टिकल सेशंस ज्यादा रहेंगे। तो ये 2 चीजें आपने कर दिया। ये इसका भरने का टाइम है आज का, जिसको भी भरने के बाद आपको भरना है तो मेरे से कॉल करिएगा, मेरा नंबर है, मैं आपको कूपन कोड दूंगा जिससे कि आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट मिल सके। 9214309551। ये मैंने बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं अब देखूं आज के समय 800 रुपए पर एक सेशन का लगता है एक पेरेंट का। मेरे जमाने में जब मेरा बेटा छोटा था 300 रुपए लगते थे, अब 800 लगते हैं। अगर 10 सेशन भी मंथ का होता है तो 8000 रुपए खर्चे होते हैं, प्लस आना जाना की कॉस्ट वो अलग है। अगर 1 साल तक आप एक अर्ली, मैंने 2 साल कराया था दिल्ली में रहकर, अगर 1 साल भी आप कराते हैं अर्ली इंटरवेंशन सेशन तो 96,000 वैल्यू आती है। ये सारा काम अगर आप सीखते हैं तो यही सारे काम आप घर पे बैठ के खुद कर सकते हैं। और कई बार होता है थर्ड पार्टी अप्रोच होती है, जरूरत पड़ती है तो आप किसी टीचर को साथ में एंगेज कर सकते हैं, या किसी और रिश्तेदार को एंगेज कर सकते हैं जिसको आप गाइड करेंगे और वो काम करेगा आपके बेटे के साथ। तो ये 2 प्रोग्राम है, दोनों का ही आपने मेरे ख्याल से वो ले लिया होगा अगर स्क्रीनशॉट। अच्छा हाँ, अच्छा कादरी जी आपने कर लिया है, भर दिया है। किस नाम से भरा है? मेरे को नाम तो दिखा नहीं, नाम कौन सा नाम से करा है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, यस आपने भर दिया है, राइट। ठीक है, तो 4 मई से चालू हो रहा है प्रोग्राम। और ये हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं, पर्पस क्या है कि हमारे अंदर एक जुनून है कि पेरेंट्स एम्पावर हो जाएं। पेरेंट्स एम्पावर होंगे तो उतना ही वो अपने बच्चे के लिए काम कर सकते हैं। ये जुनून को आप लोग जिंदा रख सकते हैं। इस सब के साथ ही आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं, और इस पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए वो मुझसे बाद में बात कर सकते हैं। डॉक्टर सुनीता, आपने हम लोग का गिफ्ट पाया ये वाला? बताइए सबको, ये डायरी हमारे बच्चों ने ही बनाई है। या ये देखिए, डॉक्टर सुनीता के पास भी सेम डायरी है, ये हमारे बच्चों ने। अच्छा मेरा स्क्रीन जो है थोड़ा सा वैसा हो रहा है। ये बहुत सुंदर है, मैं इसको जब भी यूज करती हूँ, मैं अपने क्लिनिक पे इसको यूज करती हूँ इधर निपट में। सब लोग पूछते हैं मैम कहाँ से ली, मुझे भी लेनी है, बहुत सुंदर बनाई है। और जब मैं तो बोलती हूँ हमारे स्पेशल बच्चों ने बनाई है, वो बड़े खुश हाँ, होते हैं। पेरेंट्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मैं इसको यूज तो करती हूँ। इसके थैंक यू साथ ही मैं अनुराग जी। इसका मेकिंग ऑफ डायरी का एक वीडियो चलाता हूँ,
जी डायरी कैसे बनाते हैं हम लोग? स्क्रीन पे दिख रहा है शशांक, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे? Welcome to Approach Autism, presenting a behind-the-scenes look in the making of the diary. A diary totally created in-house by the special persons at Approach. Here's the process. Watch Saksham counting the pages by putting them in an adaptive placeholder. He then collects and aligns them and places them in the finished tray and puts a number on it. Here is Arihant, taking one sheet at a time and collecting them and putting them in the finished tray and placing a number token. After this, these are being folded and created by Vatsal, Pradyuman and Vishu using adaptive jigs. Once it's done, we can see Charvi and Vatsalya working together to apply gum and then paste strips onto the folded sheets. Here is a gist of the process. While these are sent for binding, Shashank creates the covers and inserts pages using the Canva app. The covers may look like this. These diaries are individually packed by Vivek, Manaswi and others. Here's the final look. This diary can be customized as per your need. You may order yours today. और इस डायरी का मुझे ऑर्डर भी मिल गया 500 नंबर्स। तो वो लोग जो आज बिहेवियर या किसी भी वजह से परेशान है, उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी की अपॉर्चुनिटी बढ़ाना अपना काम है। तो इस तरह से थैंक यू कादरी जी। तो आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। जो लोग चाहते हैं कि फॉर्म को दोबारा मैं पेस्ट करूं, आई नीड वन डायरी, बीना जी ठीक है, थैंक यू। मैं देखिए डायरी की डिमांड यहीं से चालू हो गई। थैंक ओके, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ठीक है बीना जी, मैं डायरी भेज दूंगा। थैंक यू बीना जी। तो आप लोग को चिंता की बात इसलिए नहीं है कि हम भी आप ही की तरह एक हमराही हैं और हम मेहनत करे जा रहे हैं, और अगर सबका साथ रहेगा, यंगर जनरेशन साथ आती जाएंगी, हमें और संबल मिलता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। Thank you, Anurag ji. Thank you, everyone.
And Thank keep you, working everyone. and keep doing good work. या अच्छा, ममता जी भी हैं। और- ममता जी आप ही के शहर में हैं, रहती हैं, तो ममता जी से मैं बोलूंगा एक बार वोट ऑफ थैंक्स बोल दें। शी वाज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये भी आपको बता सकती हैं हाउ वाज दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम। This is for Dr. Sunita information. I'm a NIPID product, early 90s. I did my research in all the children under Mr. and Mrs. Menon, if you know about them, under all the possible reasons for which a child is lacking behind. So that time autism was not much in awareness, and I learned a lot from NIPID. I keep visiting NIPID now and then. And I have been practicing abroad in Dubai, where, you know, I can very proudly say I changed the whole setup of inclusion. I'm trying to do the same in Hyderabad, Wonderful. but I'm finding it challenging. I'm finding it challenging because schools generally don't agree. Yes. But anyway, I'm on my way. At least in 15 schools, I want to create inclusion. I'm successful in creating in 5. And here it's not just the private and international schools, it is schools at all levels. Because parents do come to me from all financial backgrounds, and we have to cater to all the categories. And yeah, thank you very much. Early intervention is extremely important, especially maybe the first 1000 days, if people know about it. बहुत important है. And सबसे important ये है कि जैसे आपने बताया, when we see any difference in a child, without labeling, just go ahead for intervention. और यहाँ responsibility बनती है parents की, other professionals की, to guide them. वरना सबका क्या था ना, मैं भी ऐसा था, मेरे दादा भी ऐसे थे वो थे and all that. So beautifully done. And मुझे लगता है, and I'm planning I'm basically a child developmental psychologist and a number of therapists, कि there has to be a lot of information and education about lifestyle during pregnancy. Yes. So we have been working on that individually with parents, but I would love it if NIPID can have some sort of platform. Definitely, Where ma'am. We you would know, love to work on that because that is very, very important when we say very early important. intervention. Yes. It's not only 0 to 6 which we should start. It should start from the From yes, from the womb. womb. So that is a very important part. The first 9 months of the pregnancy. Pregnancy. Yes. Will definitely. So I think it should start from there. Yes. Because I have done a course from abroad where it explains beautifully at the moment of conception, maybe the fetus is maybe 1 gram of weight. But when the mother consumes something, let's say on an average 50 kg she is, that 1 gram of toxicity is nothing for the mother. But for the fetus, it is 100% toxicity. Yes. So मैं चाहती हूँ कि we should work from that itself. हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, कोई माने या ना माने वो उनकी वो है, we cannot force any. And we all know कितनी toxicity है in food, in environment, everywhere all around. So well, I'm on that path now, and early intervention, of course. I keep doing. It's beautiful, early intervention, and उससे फायदा भी बहुत होता है सबको, बच्चों को. कल फिर से वेलकम है, सेम लिंक रहेगा और 11:30 रहेगा, जिसमें जो लोग अपने फॉर्म भर दिया है उनमें से 5 को सिलेक्ट करेंगे, उनका अर्ली इंटरवेंशन होगा. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन फॉर डॉक्टर सुनीता, आप कौन से एज से स्टार्ट करती हैं अर्ली इंटरवेंशन NIPID पे? Sorry? If I can, कौन सी एज से स्टार्ट करते हैं NIPID पे अर्ली इंटरवेंशन? From 0 to 6 years. Here in NIPID, we have a center, separate center for early intervention. From 0 to 6 years, we are catering there. 0 to 6. Then we have general services. In general services, 6 onwards, whatever age till the age the child is. So we have 2 centers. Right. Thank you very much. Thank you, Anurag. Thank you, ma'am. I'm always for the cause, for the field. That's it. Okay.
चलिए, So thank you, Mamta thank ji. you so Thank you, much, Dr. Mohammed. Sunita. Thank you, everyone, for being patient, listening, and being participative in this program.